misconception that most people have, or that sort of portrayed in common narrative is कि यार IT में सिर्फ पढ़ाई होती है. Even politics for that matter, right? वो hostel election, institute election, वो काफ़ी serious matter हो जाते थे. आपको एक एक रूम में जाके campaigning, मतलब I have done this. I have gone room by room and campaigned and literally got interrogated, dragged, whatever, right? कि भाई क्यों दे तुम्हें वोट, कौन हो तुम, क्या करोगे तुम, मैनिफेस्टो कहाँ है, प्रोमिसेस कहाँ है, लाइक वेरी सीरियस स्टफ. अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि यार क्या पठान में, यू नो, व्हाट लाइक फिजिक एट दैट एज, व्हाट इज दैट, लाइक फर्स्ट रिएक्शन वाज फ्रॉम मल्टीपल पीपल वाज स्टेरॉइड्स लिए होंगे. यू मेट धोनी एंड धोनी ने अभी में इन्वेस्ट किया, राइट, एंड ही हैपेंड टू बी क्लोज एसोसिएट विद यू गाइस. टेल मी, धोनी में सबसे ज्यादा एडमायरेबल चीज क्या है? द थिंग दैट स्ट्राइक्स मी एवरी टाइम इज while Mehul and I were exploring ideas, I remember, we happened to meet a friend of ours, like rather an acquaintance of ours, उसकी कार डीलरशिप थी. Okay. So he was cribbing कि यार मेरे डैड मुझे मेरी कार डीलरशिप पे बैठा दिया उन्होंने और मुझे अपना काम नहीं करने दे रहे, और वो कह रहे यूज कार बनाओ. तो मैं कहा बनाओ, प्रॉब्लम क्या है? तो बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है, गाड़ियाँ ही नहीं आती हैं. बोला यार डीलरशिप पे गाड़ियाँ ही नहीं आती हैं, तो मैं ये बनाऊँ कैसे? लाइक मैं गाड़ियाँ बेच सकता हूँ बट गाड़ियाँ आती नहीं है. सो आई स्टार्टेड आस्किंग कि भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं आती हैं एक्सेट्रा. सो कोई आंसर नहीं था. गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज सब कस्टमर से ही आती है. अब कस्टमर का मन है वो कहाँ बेच रहा है, वो कभी लोकल मैकेनिक को बेच देता है, कभी डीलर को बेच देता है, कभी अपने गार्ड को बोलता है, तो नहीं मिलती हैं गाड़ी. सो देन वी सेड ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट सप्लाई. जब मैंने मेहुल को मैंने जब बताया तो मुझे ये चमका नहीं था. मैंने उसको जस्ट बताया कि यार मैं उससे मिला था, वो ऐसे वैसे बोला था दिस साउंड लाइक अ सप्लाई प्रॉब्लम, इस पर थोड़ा सा काम करते हैं. तो हम एक डीलर से मिलने गए, हम गुड़गांव में ही रहते हैं, तो हम गुड़गांव में एक डीलर से मिलने गए, और उसने आके हमने पूछा कि सर आपकी सप्लाई प्रॉब्लम है. उसने कहा नहीं सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी गाड़ियाँ बिकवा दो, देखो ये 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप बिकवा दो, आपको कोई कस्टमर है तो बताओ. बैठे हुए 15 आधे घंटे से बात कर रहे हैं, वेरी नाइस गाय, ऑफर्ड अस टी एक्सेट्रा. फिर ही गेट्स अ फोन कॉल एंड ही जस्ट लीव्स राइट देन एंड देयर. एकदम से उठाओ चला गया. एंड वो एक छोटू बैठा हुआ था, हमने मेहुल और मैंने उससे पूछा कि इसको क्या हुआ, एकदम से कहाँ चला गया? अभी तो ही वाज टॉकिंग टू अस सो नाइसली एंड गिविंग अस ऑल डाउनलोड ऑन द इंडस्ट्री. बोला वो सर को कोई लीड आई होगी कार की, वो कार लेने गए हैं, नहीं तो निकल जाएगी डील. सो दैट स्ट्रक अस. ही इज नॉट सेइंग दैट बट हिज एक्शंस वर मिररिंग व्हाट माय फ्रेंड वाज आल्सो सेइंग कि यार सप्लाई इज द प्रॉब्लम. तो फिर हमको थोड़ी एक्साइटमेंट हुई, फिर हमने कहा यार इस पर थोड़ा और काम करते हैं. फिर हमने तब तक कुछ 5-10 डीलर से मिले थे, फिर हमने उनको थोड़े दिन का ब्रेक लेके हमने अपनी गाड़ियों की फ़ोटो भेज दी. तो सब पीछे लग गए, सर कहाँ आके गाड़ी देखनी है, मैं अभी आ जाता हूँ. सो बैड एक्सपीरियंस बट वेरी एक्टिवली चेजिंग एक्सपीरियंस. एंड आई गेस देन बाय देन वी कुड कनेक्ट द डॉट्स. यार यही तो क्लासिफाइड्स पे भी होता है, right? कि आप कुछ भी डालते हो सो बेचने के लिए, तो पागलों की तरह आपको कॉल्स आना. आप कार डालो अपनी, आपको पागलों की तरह कॉल्स आएंगे एंड यू हैव नो आइडिया कौन कॉल कर रहा है, राइट? So that led us to a conclusion कि यार ये प्रॉब्लम तो है. But then we thought, अच्छा हम गाड़ी, सेलर को तो गाड़ी बेचनी है, उसको तो पैसे चाहिए. ये हमको क्लियर हो गया था कि कोई हमारे पास गाड़ी नहीं छोड़ेगा कि ये गाड़ी छोड़ दी और बाद में पैसे बताए, ऐसे नहीं होता. पैसे दो, गाड़ी लेके जाओ, बाकी ज्ञान मत दो, राइट? दैट वाज लाइक वेरी क्लियर फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स, राइट? सो हम कहा यार हम गाड़ी लेंगे कैसे, ना हमारे पास पैसे हैं, राइट, इन्वेंट्री रखने के, और ना ही हमको गाड़ी की प्राइसिंग करनी आती है, राइट? तो हमने सोचा कि क्या हम ऐसा करेंगे, हम कस्टमर की गाड़ी को चेक करेंगे, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे और कस्टमर से थोड़ा टाइम बाई करेंगे कि हम आपको थोड़ी देर में प्राइस कम्युनिकेट करते हैं. बिकॉज हमें कहा और कोई तरीका नहीं है, और अगर हमें प्राइस मिल गई तो फिर हम ले लेंगे, होपफुली उस प्राइस पे बिक जाएगी. सो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक एरिया गुड़गांव में है, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया. 2015 में तो बिल्कुल ही खाली था. तो वहाँ पे गए, क्योंकि वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे कोई, हम 1-2 मेन रोड के पेट्रोल पंप पे गए तो वहाँ पे उनका भैया जगह नहीं है, यहाँ पे तुम क्या करने हो, पैसे लगेंगे. हमका पैसे तो है नहीं. सो वी वेंट देयर. वहाँ पे द पेट्रोल पंप ठीक है, वैसे कोई आता नहीं है, खाली है, आप यहाँ बैठ जाओ. तो मेहुल ने मैथ लगाई थी कि भाई 40-50 जो पेट्रोल भराने आएंगे लोग, उसमें से एक सेलर होता है, राइट? दैट्स जस्ट हाउ द नंबर्स वर्क ऑफ द मैथ ऑफ कार सेलर. बेसिकली 10 में से एक बंदा एट एनी पॉइंट एक साल में कार बेचता है, राइट? 4 मिलियन गाड़ियां बिकती हैं, 40 मिलियन गाड़ियां हैं,
तो 10 में से एक बेच रहा है साल भर में, तो महीने में 40 में से एक बेच रहा है। ये गट फीलिंग पे मैथ लगा दिया। हाँ, ये एक सिंपल सा मैथ लगा लिया कि ये 40-50 लोगों से मिलेंगे तो एक तो सेलर मिलेगा। तो हम जब 200-250 लोगों से मिले तो सेलर मिलने लगे, और जो गाड़ी बेचने के मूड में होते हैं सरप्राइजिंगली उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, फोटोज़ ले लो, सब ले लो। वो फोटोज़ वगैरह लेके हमने व्हाट्सएप पे डालना शुरू किया, और डीलर्स की तो बौछार लग गई। तुरंत प्राइस दे रहे हैं। वो बोल रहे भैया, मैं बोला आपने अच्छे से फोटोज़ ले ली है, मैंने गाड़ी देख ली, मुझे समझ में आ गई है, ये रहा प्राइस, आप बताओ गाड़ी कहाँ से उठानी है। तो ये बहुत स्ट्राइकिंग था, बिकॉज जनरली आप क्या सोचोगे, यूज कार डीलर है, वो कहाँ गाड़ी ऑनलाइन खरीदेगा, आप क्यों खरीदेगा, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की चीज़ है। बट दे आर सो हंग्री फॉर कार्स कि भैया दे वर रेडी कि भैया आप मुझे बस गाड़ी बताओ, और मैं तो ये फोटो देख के ही गाड़ी पे प्राइस देने के लिए रेडी हूँ, आप बताओ किसको पैसे कब ट्रांसफर करने हैं। मतलब डिमांड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिमांड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दैट इज़ वॉट वी गॉट सुपर एक्साइटेड। और उसके बाद फिर हमने उस पेट्रोल पंप पे, फिर हमने वहाँ पे एक लेडी जो मैनेज करती थी, हमने उनको बोला आंटी थोड़ी सी जगह हमें दे दो बैठने के लिए। उन्होंने कहा देखो ऑफिशियली तो नहीं दे सकती, मैं 2 महीने की समर हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ, मैं नहीं हूँ, आप मेरा ये रूम यूज़ कर लो 2 महीने के लिए। तो हमको एक छोटा सा अपना रूम भी मिल गया वहाँ पे एक इवैल्यूएटर, एक बंदा और मेहुल, वो दिन भर बैठ के जो भी कस्टमर आते थे उनसे पूछते थे, वो गाड़ी चेक करते थे। मैंने मीनवाइल एक फेसबुक पेज बनाया, और मेरे पास ऑफिस, हमने एक छोटी सी जगह ले ली, वहाँ पे हम 3-4 लोगों को, सेल्स वालों को बैठा के, डीलर्स को कॉल करके व्हाट्सएप भेज के कि सर अभी आपको व्हाट्सएप किया, ज़रा प्राइस बता दो, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर द कस्टमर। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे हमने डीलर ऐप बनाई, आपने कहा वही जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं उसके लिए ऐप भी बना सकते हैं। एंड दैट वाज द पावर ऑफ बीइंग इन स्टेल्थ, जो मैं आपको बता रहा था कि जब हमने ऐप बनाई, I can tell you for years nobody believed that any dealer would ever be using any kind of app. Just absolutely no one ever believed it. उनका था कि कोई चांस ही नहीं है यार, कि तुम बात कर रहे हो यूज कार डीलर, वो जो बैठे रहते हैं वो एक ऐप यूज कर रहे हैं और ऐप पे गाड़ी खरीद रहे हैं बिना देखे, हो ही नहीं सकता है। सो हमारे बारे में जनरल परसेप्शन था कि यार Cars24 के पास 5-5, 6-6 महीने की इन्वेंट्री पड़ी होगी, राइट। ये सारी गाड़ियाँ तो ये लोग ऑफलाइन बेच रहे हैं, बहुत लोग लगा रखे हैं, पैसे तो बन ही नहीं रहे होंगे इनके सब पे करने पे, जस्ट नॉट यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज फीजिबल ही नहीं है। बट द रियलिटी वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट। वी हैड 0 सेल्स टीम टू ऑन बोर्ड डीलर्स, एज आई सेड कि डिमांड तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑनलाइन, राइट। देयर वाज नो फिजिकल व्यूइंग ऑफ द कार। गाड़ियाँ हम सेलर की गाड़ी बेसिकली आज भी हम यही करते हैं, सेलर की गाड़ी आती है, हम इंस्पेक्शन करते हैं। आपको जैसे अगर गाड़ी बेचनी है, हम इंस्पेक्शन करेंगे आपके घर आके, इंस्पेक्शन करके हमारी एक ऑक्शन ऐप है, हम उस पर उस गाड़ी के डिटेल्स अपलोड कर देते हैं। रियल टाइम में बिडिंग होती है, और उस बिडिंग से जो भी फाइनल प्राइस आती है, जैसे 100 रुपये प्राइस आई, उस 100 में से हम अपना कट काट के 5 रुपये 10 रुपये वॉट एवर इट इज़, हम बाकी सेलर को ऑफर कर देते हैं। अगर सेलर हाँ बोल देता है, हम अकाउंट में सेलर के पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, गाड़ी पिकअप करके डीलर को भिजवा देते हैं, तब तक डीलर हमको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। इट ऑल हैपन्स बैक टू बैक। क्या बात कर रहे हो, ऐसे एकदम वनीला बता रहे हो, बिल्कुल मैं मान नहीं रहा ये। So we have built online auction house for used cars in India. Now, online auctions happens for cars everywhere in the world, right? But car industry in US, in Europe is much older than in India, especially the used car industry. So India is one place जहाँ पे offline ये नहीं बना है, but online हमने बना दिया है। Right? तो वही चीज जो वहाँ पे अब ऑफलाइन से ऑनलाइन माइग्रेट हो रही है, हमने इंडिया में वी वेंट ऑनलाइन, डायरेक्टली ही हमने ऑनलाइन फर्स्ट उसको बना दिया। So, वो बोलते हैं ना कि इंडिया में बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इसकी वजह से इंडिया है ना 4 कदम डायरेक्ट आगे बढ़ता है। हम लोग लीप फ्रॉग करते हैं हर जगह पे, करेक्ट, हर जगह पे हम जंप ही मारते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं आई। करेक्ट। कभी जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रॉडबैंड एक टेक्नोलॉजी थी, राइट, तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड कभी स्केल ही नहीं हुआ, तो डायरेक्ट ही फोन इंटरनेट बहुत स्केल हो गया। और लैपटॉप्स फॉर दैट मैटर, राइट, हम सीधे मोबाइल फोन पे लैपटॉप हमारा पेनिट्रेट ही नहीं हो पाया, कभी कुछ बना ही नहीं उस पे। तो सिमिलरली विद कार्स कि हमारा ऑफलाइन ऑक्शन मार्केट ही नहीं था, करेक्ट, इसकी वजह से डायरेक्ट ही हम ऑनलाइन आके और ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा बड़े बन गए। करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। मेरे को बट आपने एकदम सिंपल बता दिया, ठीक है, बट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी हार्ड टू बिलीव कि प्रॉब्लम डिमांड की है। कोई भी बिजनेसमैन से बात कर लो, किसी भी फाउंडर से बात कर लो,
उनकी प्रॉब्लम डिमांड होती है। वो लोग बात ही नहीं करते हैं सप्लाई की, राइट? अनटिल अनलेस आप बहुत सीजनड प्लेयर से बात कर रहे हो, जैसे जो टियर 2 टियर 3 में जब आप जाते हो, तो आप अगर सीजनड एंटरप्रेन्योर से बात करो जो 25 साल से 30 साल से बिजनेस लेके बैठे हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है यार बस आता ही नहीं है, माल ही नहीं आता, नहीं तो मैं कितना ही बेच दूं। करेक्ट। बाकी सारे फाउंडर्स की प्रॉब्लम डिमांड नहीं है। करेक्ट। And that's they are also right, because what's very unique about my industry is कि सारी सप्लाई भी कंज्यूमर से ही आती है। सो यूजुअली एक बिजनेस होता है B2B या B2C। लेफ्ट साइड आप हमेशा B सुनते हो, राइट? लेफ्ट साइड पे आप कभी C नहीं सुनते हो। हमारा उल्टा है, हमारा C2B या C2C होता है, राइट? सो बट लेफ्ट राइट पे B हो सकता है विच इज अ डीलर, या राइट पे C हो सकता है विच इज अ कंज्यूमर, कि मैंने गाड़ी ली या तो डीलर को बेच दी या खुद ही कंज्यूमर को बेच दी। बट लेफ्ट हैंड 95% इज कंज्यूमर, विच अगेन इज बाय द वे नॉट ट्रू इन मेनी अदर ज्योग्राफीज, क्योंकि बाहर क्या होता है, रेंटल कार्स होती हैं, टैक्सी और प्राइवेट कार में नेसेसरली डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि येलो प्लेट, वाइट प्लेट एक्सेट्रा। तो आपको और भी गाड़ियों के सोर्सेज होते हैं जो मिलते हैं। इंडिया में लीजिंग नहीं करते हैं गाड़ियों की, या फिर रेंटल कंपनीज इतनी पॉपुलर नहीं है। तो और फिर येलो कार को आप वाइट कार नहीं बना सकते, और वाइस वर्सा, राइट? इट्स प्रीटी प्रोहिबिटिव, एंड देन मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं। तो प्रैक्टिकली सारी कार्स आपकी, और जब तक आप और मैं गाड़ी नहीं बेचेंगे तब तक सप्लाई ही नहीं बनेगी। सो आपको पहले सप्लाई साइड सॉल्व करने के लिए ही आपको एक कंज्यूमर बिजनेस, विच इज सो काउंटर इंट्यूटिव टू थिंक अबाउट। उल्टा है, बहुत उल्टा है कि सप्लाई के लिए भी आपको कंज्यूमर के पास जाना है। सप्लाई के लिए आप हमेशा जो आप कह रहे हो कि आप बिजनेस सोचते हो कि भाई एक कोई मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा, डीलर के पास जाऊंगा, ओई के पास जाऊंगा, बट यू डोंट थिंक यार अच्छा सप्लाई के लिए भी कंज्यूमर के पास ही जाना है। सो इट्स वेरी यूनिक, एंड आई थिंक वो सर्कुलर रिसाइकल्ड गुड्स के लिए दिस इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज यू आर नॉट अ न्यू गुड business, you are a recycled or a used good business. Wow, so many questions on these. Yeah. But first, let's finish your first half of the loops, okay? Yeah. The first was your IIT Bombay. Yeah. So tell me one mindset कि ऐसा क्यों है? Yeah. जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स अभी बन रहे हैं बस मेजरली IIT से। हाँ. तो IITs में क्या ऐसा होता है कि सब लोग सिर्फ स्टार्टअप की बात कर रहे होते हैं, या माइंडसेट होता है? Like, why do you think is the reason IITs are just building startups? Did you have that mindset? Actually, वहाँ पे कई लोग, जब मैं कॉलेज में था 2002 से 2006, राइट? उस टाइम पे भी इनफ लोग थे जो स्टार्टअप आइडियाज़ पे काम कर रहे थे। IIT बॉम्बे में एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑलरेडी था उस टाइम पे, which is way ahead of time now if you think about it. Way ahead of time, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न वाज इन 2014-15। करेक्ट। तो मतलब स्टार्टअप ड्रीम्स ऐसे स्टार्ट ही 2014-15 के बाद से। करेक्ट। सो इनफैक्ट देयर आर मेनी पीपल जो उस टाइम पे स्टार्टअप्स में काम ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है कर रहे थे, दे वर टिंकरिंग विद द आइडियाज, बट इतना भी मतलब बट ऐसा भी नहीं था कि लोग निकलते ही स्टार्ट कर रहे थे। बट एक वो पोवई में छोटा सा गैंग तो बन रहा था, तब भी छोटा सा था कि वो स्टार्टअप गैंग तो बनना शुरू हो गया था। बट लार्जली तो पहले यही था कि भाई नौकरी करो, कुछ तो पैसे कमाओ, बट अब थोड़ा सा और बढ़ गया है relative to then. But I think their activity had started in, at least in IIT Bombay where I went, I started seeing some activity already. अब तो सिलिकॉन वैली बन गया छोटा हमारा। अब तो सब कुछ है ना। तो जब मैं कॉलेज में था तब भी इंटरनेट हमारे रूम्स तक पहुंचा था। ओके। तो बट रूम्स तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि आपके पास घर रूम पे कंप्यूटर भी है। तो अगर विंग में 10 रूम है और एक के पास भी कंप्यूटर है तो उसकी लाइफ एक्चुअली खराब हो जाती थी, बिकॉज सब उसी के रूम पे पड़े रहते थे, राइट? वो सो रहा है, अच्छा तू सोता रहे, कोई बात नहीं, मुझे कंप्यूटर यूज करना है। बट उससे पहले तो हम कंप्यूटर के लिए भी नीचे कंप्यूटर लैब में ही जाते थे। सो अब तो इट हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली विद एवरीथिंग। बट व्हाई डू यू थिंक इज द रीजन कि ऐसा क्यों होता है दैट IITs are more रिस्क टेकर्स फॉर एग्जाम्पल, और जिसका ड्रिवन ऐसा माइंडसेट होता है कि IITs का यार स्टार्टअप ही बनाएंगे? आई एम नॉट श्योर कि वो प्रोपोर्शन में IITians ही ज़्यादा है। आई थिंक वो शायद उतने ही नॉन अदर कॉलेजेस वगैरह भी हैं, बट like I can like but there's a different misconception. I think misconception that most people have, or that sort of portrayed in common narrative is कि यार IIT में सिर्फ पढ़ाई होती है, राइट? सब जाते हैं, किताबें खोलते हैं, क्योंकि जो वहाँ पहुँचे हो तो बहुत पढ़ के ही पहुँचे होगे, तो अब वहाँ जाके भी तुम यही कर रहे होगे।
the reality is exactly opposite of that, right? I think for most people who have gone to IIT will tell you that's probably first time they realized कि किताबों के बाहर भी एक दुनिया है. And especially when you go to like a place like Bombay or a Delhi and bigger cities for sure, you realize कि तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ कर सकते हो. So the sports scene was very active at IIT. Cultural scene was super active. So inter-IIT sports, inter-hostel sports बहुत seriously लिया जाता था. अगर आप खेलते नहीं हो, like somebody like me who didn't play, आपको चेयरिंग करने तो आना ही है. कैसे नहीं आओगे चेयरिंग करने, राइट? मतलब यू आर लाइक एंटी हॉस्टल, एंटी नेशनल इफ यू विल इक्विवेलेंट कि भाई आप चेयरिंग करने कैसे नहीं आए. सिमिलरली रोबोटिक्स में काफ़ी लोग बहुत पैशनेट थे. उसका एक टेक फेस्ट होता था, तो अभी भी होता है. उसमें दैट वाज वेरी सीरियस कॉम्पिटिशन कि भाई आप अपना रोबोट वो तो दैट इन्वायरमेंट में जैसे मैंने भी रोबोट बनाया है, राइट? कि भाई वो ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपको भी लगता है यार मैं क्यों नहीं बना सकता कुछ, राइट? वो रोबोट को हम कंपटीशन करा रहे हैं कि विच हु कैन प्ले द पिंग पोंग बेटर, हु कैन रेज, विच रोबोट कैन रेज बेटर. सिंपल बेसिक स्टफ, बट नेवरदलेस वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक जस्ट द डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स people try their hand at, and then not only this, even politics for that matter, right? वो hostel election, institute election, वो काफ़ी serious matter हो जाते थे. आपको एक एक रूम में जाके campaigning, मतलब I have done this, I have gone room by room and campaigned and literally got interrogated, dragged, whatever, right? कि भाई क्यों दे तुम्हें वोट, कौन हो तुम, क्या करोगे तुम, मैनिफेस्टो कहाँ है, प्रोमिसेस कहाँ है, like very serious stuff. 1 महीने तक आप कैंपेनिंग कर रहे हो. So आपने कैंपेन हाँ एक एक रूम में जाके like अक्रॉस मतलब हॉस्टल 1 से लेके हॉस्टल 13 हॉस्टल थे मेरे टाइम पे, विच हैज सम ऑफ देम आर अंडरग्रेड हॉस्टल बट सम ऑफ देम आर विमेन हॉस्टल, सम ऑफ देम आर पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल. तो एक एक रूम में जाके वहाँ पे कोई अपना लोकल अलायंस बना के हु इज पॉपुलर इन दैट hostel, and that guy will then take you to meet the more important people in the hostel who have an influence on what the hostel might vote for. So काफी serious, intense माहौल रहता था. So I think that definitely for me personally got me into a lot of exploration mode, that there are many things beyond academics to explore that I had not explored for a variety of reasons while I was in Raebareli. It's a good answer, because I think that is one of the biggest reasons कि बहुत सारे बड़े colleges में से बहुत सारे बड़े institutes में से world wide बहुत लोग ज़्यादा risk takers निकलते हैं, क्योंकि उन colleges उन institutes में वो इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं कि यार मैंने, और at the end of the day जब आप college में होते हो तो आपकी success का definition ही होता है कि मैं कूल बन जाऊं, लोग मेरी तारीफ करें और थोड़ा मेरा पैसे बन जाए, रिकग्निशन हो जाए, राइट? और ये कॉलेजेस आपको बताते हैं कि अगर आप डांस कंपटीशन जीत गए तो भी आपको पैसे ही मिलेंगे, आप कूल भी हो जाओगे और रिकग्निशन मिल जाएगी. आप पॉलिटिक्स हो गए तो भी आपको मिल जाएगा, आप स्पोर्ट जीत गए तो भी मिल जाएगा. तो रोबोट्स बना लिया, स्टार्टअप बना लिया, राइट? तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई कि उनमें से किसी में भी अगर मैंने खेल लिया तो मैं जीत जाऊंगा. तभी और मोर ड्रिवन टुवर्ड्स कि ओके हाँ चलो यार इसमें मैथ्स ही क्यों पढ़ना है, ये भी कर सकते हैं. करेक्ट. और लोग करते, और मतलब दे वर बंच ऑफ माय बैचमेट्स, माय सीनियर्स, दे वर रिप्ड. मतलब वो कॉलेज में रह के वहाँ का खाना खा के विद बेसिक न्यूट्रिशन, आप योर बॉडी बिल्डर, योर रिप्ड, राइट? मतलब कॉलेज में, राइट? आई कांट इमेजिन लाइक हाउ डिड दे डू दैट. लाइक और तब तो अप्रिसिएशन भी नहीं था, बस ये था कि भाई इनसे बच के रहना, अगर इन्होंने मार दिया तो गिर ही जाओगे. तो सब डरे घूमते थे कि इनसे पंगा नहीं लेना है कभी भी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई थिंक हाउ डिड दे डू दैट. सो दे वर ऑल काइंड्स ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीपल अराउंड. बट टू योर पॉइंट अराउंड रिस्क, like for me personally, look, as a middle class person, I never had much savings in my account. So even जब मैंने startup शुरू किया या पहले startup में गया, obviously salary तो गिर गई from what I earned at McKinsey and Sequoia, simply because I also wanted to lead by example. Right? कि अगर just bank account में पैसे हैं का मतलब, even today, right? I don't want to be a very high salary taker or the highest salary taker in the company. It just doesn't make any sense to me, because my wealth creation is there truly from my equity. Yeah. So long term अगर मैं ही नहीं सोचूंगा, so how do I set example for the others, right? Right. बट उस टाइम पे इट वॉज हार्डर बिकॉज जनरली पैसे नहीं थे अकाउंट में, क्योंकि जो भी थे वो सेविंग्स पर्सनल लाइबिलिटीज, फैमिली कमिटमेंट्स वगैरह में यूज हो रही थी. और फिर वॉटन वॉज अ बिग एक्सपेंस. मतलब 1-1.5 करोड़ उस टाइम पे तब खर्च हो गया, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, सारी सेविंग्स खत्म हो गई.
तो जब वापस भी आया तो पैसे नहीं थे, बट माई थॉट प्रोसेस वॉज यार कि अगर ये नहीं चला सो क्या मैं कुछ भी नौकरी करके इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा कि एक 1 BHK अपार्टमेंट में रह पाऊँ और एक ढंग का खाना खा पाऊँ? यार ऐसा तो नहीं होगा अनलेस समथिंग रियली terrible happens, physically something happens or whatever, right? If I ignore those sort of circumstances that you can't really account for, I should be fine, right? So then the only thing is कि यार अपनी ईगो को चेक में रखो और दूसरों से कंपैरिजन में मत फंस जाना कि अगर मैं नहीं करता तो मैं भी पार्टनर बन जाता VC फंड में या कंसल्टिंग में, तो मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया? वो that is ego, emotion, random guilt trip. उससे कोई फायदा नहीं है. Somehow that naturally I was fine with it. So जब FabFurnish 3 साल किया, उसके बाद as I told you 3-4 साल स्टेल्थ में थे हम Cars24 में. It was a long period. 7-8 साल निकल गए. मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मेरे से आगे निकल गए, पीछे रह गए, राइट? ये जो अभी जैसे अप्रेजल सीजन चल रहा है आजकल, राइट, या कंपनीज में, राइट? तो मैं अपनी कंपनीज में देखता हूँ लाइक पीपल आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट जस्ट कंपेयरिंग और थिंकिंग अबाउट दैट कंपैरिजन, एंड आई डोंट मैं उनको इस चीज़ पे स्कोल्ड नहीं करता हूँ कि तुम ऐसे मत सोचो, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर यार, वो कंपेयर करेगा, बट उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है. एंड पीपल हु डोंट आर एबल टू कंट्रोल इट, वो अपने आप को मिजरेबल बना लेते हैं, राइट? यू कॉन्स्टेंटली जस्ट कंपेयरिंग, बट यू कांट लिव दैट लाइफ. I remember reading that quote by Naval Ravikant that, whenever you are envious of someone, imagine, do you want to be whole of that person? You can't be कि यार मुझे पार्ट चाहिए, आपका बस ये पार्ट चाहिए, मुझे आपका पॉडकास्ट चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए, राइट? या मुझे आपका बिजनेस चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए, बाकी सब मेरा ही बढ़िया है. ऐसे नहीं होता है, राइट? देन यू आर यू रेडी टू बी द होल ऑफ दैट पर्सन? मोस्ट ऑफ दैट आई थिंक ऑलमोस्ट तो हमेशा आंसर नो ही है. सो यही मैं समझाता रहता हूँ टीम को भी. जैसे हमारा भी अप्रेजल सीजन चल रहा है, तो मैं यही होता हूँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें है कि भाई मेरा कॉलीग दूसरी फंक्शन में वो कितना कमा रहा है, उसका अप्रेजल कितना है, बट डोंट लेट इट सॉर्ट ऑफ जस्ट कंज्यूम यू entirely, because life is more long term than that. True. On a funny note on this thing, when I read that quote from Naval, and I was like कि ऐसा कोई तो होगा जिसके साथ मुझे होल होना है, right? Correct. So I was thinking, and I thought very hard. I thought, can I be, let's say, Jeff Bezos? Right? और फिर मेरा नहीं यार, मुझे इतनी मिजरेबल पर्सनल लाइफ नहीं चाहिए. Exactly. मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, मेरी रिलेशनशिप लॉन्ग होनी चाहिए. Correct. Right? Then I thought, okay, can I be PM Modi? I was like, नहीं यार, कोई 18-hour like no life even at the 70s, that's not possible. Right now it sounds good, ठीक है. I was like, Shahrukh Khan. Like done. SRK जैसी रहेगी मेरी लाइफ. उसमें सब अच्छा है. Okay, because Shahrukh Khan sir, if you look at it, it's everything is right. I want everything, at least from the far. Right? And then recent his son's thing happened. I was like, no, मैं नहीं कर सकता. I can't see my son getting in trouble and doing things. So I feel when you dig deeper, even from the outside perspective, forget insider तो हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है. Correct, exactly. Outside perspective, when you dig deeper and try to find out 5-6 things, you're like, no bro, answer is no. I cannot actually be that person. Absolutely. And this is so powerful, right? Because जितना आप inward हो जाते हो उतना mental peace रहती है. तो life is comparing to other like for me also, to try and keep comparing to other companies is futile, because I have no idea what they are doing, how they are doing. So focus only on learning from them. क्या बात कर रहे हो? कभी competition देखते हैं, but I think the nature, not just for me but even I see around, is that आप शुरू करते हो जब कुछ आपको किसी का खराब दिखता है, तो सबसे पहले तो आप चेस्ट थम्पिंग करते हो. यार ये चीज़ देखो, हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस देखो, राइट, हमारा देखो, हमारे लॉसेस कितने कम है, हम मार्केटिंग कितनी एफिशिएंटली चलाते हैं, राइट? I think that chest thumping is very dangerous because what happens is, while it's important to celebrate or sort of your good work, but when you are just comparing and contrasting and then doing chest thumping, then it makes you complacent, right? At the same time, it's very easy to deny what others are doing well, right? It's very easy to deny, right? अरे उसका 50% ग्रोथ हो गया, आपको पता है, पिछले 3 महीने में. अरे नहीं यार, नंबर्स फर्स्ट हो गए, राइट? अरे वो तो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं IPL में, तो ठीक है, ऐसे तो आ ही जाती है. डिस्काउंट बहुत देते हैं वो लोग. इट्स वेरी ईजी टू बी इन डिनायल, बिकॉज व्हेन यू आर डिनायल अबाउट व्हाट्स नॉट गुड, व्हाट यू डोंट वांट टू हेयर, राइट? तो फिर आप सीख नहीं रहे हो ना. आप बोल रहे हो कि मैं सीख रहा हूँ,
आप अच्छी चीज़ें कंपेयर करके जिसमें आप बेटर हो उस पर आपने चेस्ट थम्पिंग कर ली, जिस पे आप खराब हो उस पर आपने एक बढ़िया सा आंसर एक्सप्लेन कर दिया कि इस रीज़न की वजह से वो तो सही नहीं है विक्रम, तो फिर आपने जेन्युइनली सीखा नहीं है. सो वी इंटरनली एट Cast24 ट्राई टू फोकस ओनली ऑन थिंग्स वेयर अदर्स आर बेटर देन अस, राइट. और अगर वो आके बताने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बेटर हैं, तो रुक जाओ, पहले मुझे बताओ किन चीज़ों पे हम अच्छे नहीं हैं और तुम्हारा असेसमेंट क्या है कि हम बेटर कैसे हो सकते हैं, फिर हम आएंगे उन चीज़ों पे जिस पे हम अच्छे हैं. सो कोई हिम्मत नहीं करता मेरे पास आके कभी भी चेस्ट थम्पिंग करने की कि हम इन चीज़ों पे बेटर है, बिकॉज दैट्स आई थिंक ब्रीड्स कंप्लेसेंसी. एंड ट्रस्ट मी, यू नो, द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हेयर समथिंग यू आर नॉट एबल टू डू योरसेल्फ इज इट्स टू गुड टू बी ट्रू. ये नहीं हो सकता, कुछ तो उसने किया होगा, राइट. शाहरुख खान का आप एग्जाम्पल ले रहे थे, राइट. अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि यार क्या पठान में, यू नो, व्हाट लाइक फिजिक एट दैट एज, व्हाट इज डन, लाइक फर्स्ट रिएक्शन वाज फ्रॉम मल्टीपल पीपल वाज स्टेरॉइड्स लिए होंगे. एंड आई वाज लाइक, हाउ डू यू नो स्टेरॉइड्स लिए होंगे, व्हाई आर यू सेइंग दैट, हाउ इज इट नॉट पॉसिबल कि उसने मेहनत करके बनाई है भाई बॉडी, राइट. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो हो ही नहीं, किसी ने तो हैक ही मारा है, कोई हैक मारा है, वो जेन्युइन तो नहीं बनाया है. बट इट डजंट मैटर उसने कैसे बनाया है, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम इट इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट इज सो ट्रू. क्या स्पॉट ऑन बात बोली है. अब मैं ये चुरा रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत बोलने वाला हूँ बिकॉज यू नो पहले मुझे लगता था ये सिर्फ इंडिया में करते हैं लोग, कि दूसरों को देखते हैं और जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल है उससे आप चिढ़ते हो एक तरीके से, क्योंकि उसने हमेशा शॉर्टकट लिया है, उसने यहाँ स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई है, यहाँ टैक्स चुरा के उसने पैसे कमाए हैं, यहाँ कहीं पे रिश्वत दे के कुछ करके उसने अपना काम निकलवा के बिजनेस बढ़ाया, राइट. यहाँ बहुत खर्चा कर दिया मार्केटिंग पे, फंडिंग ले ली होगी उन्होंने बाहर से, तभी पैसे बने, नहीं तो स्टार्टअप बनता नहीं रहा है. बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सेम है. आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, राइट. हर कंट्री में आप देखोगे कि लोग जो दूसरे लोगों को देखते हैं जो उनसे ऊपर है या वो किसी चीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनको देख के ये लगता है कि उन्होंने शॉर्टकट लिया. करेक्ट. ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ भी बातें करते हैं. करेक्ट, राइट. इनफैक्ट आई टेल यू रिसेंटली, राइट, आई हर्ड दिस रूमर अबाउट मी फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ माइन. मतलब मेरे ही एक रिलेटिव मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, मेरे ही कजिन्स को, कि तो मेरे कजिन बोलते हैं यार देखो उसने 3-4 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छी बात है ना कि अपने घर का बच्चा ऐसा कर रहा है, तारीफ करें. नहीं उधर क्या होता है तुमको क्या पता उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया, अंदर से देखो क्या पता ऐसे कर. एंड आई हर्ड अ रूमर कि मुझे 90% कोई और ओन करता है, उसने मेरे को पूरे पैसे दिए, मैं तो एक मेयर फसाड मैं सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, बाहर दिख रहा हूँ, बाकी इंटरनली ये किसी और का प्रोपोगेंडा है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ. व्हाट. बट दैट्स ट्रू कि हम लोग दूसरों को देख के जब कंपेयर करते हैं तो चेस्ट थम्पिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मोर देन कि ये खराब है ऐसा सीख लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है उसमें ये सीख लेते हैं, हम लोग चेस्ट थम्पिंग ज़्यादा. दैट्स ट्रू. सो कुछ चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं कंपनी में करने की, जैसे मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ कैंडिडेट्स का, तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ कि Cast24 में क्या खराब है. एंड व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन पीपल फील दैट इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, राइट. कि अब मैं कुछ खराब बोलूँगा, मतलब हाउ डू यू बी कैंडिड इन फ्रंट ऑफ समबडी यू डोंट इवन नो, फॉरगेट इवन इफ यू नो. But I start with that and naturally, as you can imagine, people start by answering what is good. I said, आप good रहने दो, because good तो जो हो है अच्छा है, वो तो बढ़िया, वो तो हो गया. That's in the past. What can we do better? So it does take like few minutes to get people to be comfortable that it's not a trick question. I will not shoot you for saying something suddenly. I will not turn from a nice guy to an angry guy. How can you dare say that? Something like that. But I've tried to cultivate that through interviews. कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, फर्स्ट थिंग आई आस्क हिम, व्हाट वाज योर कंपनी डूइंग वेल दैट वी आर नॉट डूइंग वेल, राइट. एज अपोज टू सेइंग कि अच्छा अब तुम यहाँ आ गए हो, आई एम श्योर यू हैव फाउंड योर परफेक्ट पैराडाइज. आपकी उस कंपनी में क्या अच्छा करते थे यार जो हम नहीं करते, वो बताओ मुझे, राइट. फर्स्ट 5 days में वहाँ पे क्या बेटर था, कुछ तो बेटर होगा. इट कांट बी that everything here is better or everything there was bad, whatever. So and that I think we have managed to create some level of culture jahan pe people are very critical, right. They are always constantly criticizing each other for कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो कस्टमर टेस्टिमोनियल में फोटो देखो इतनी खराब लग रही है, फोटो तो ढंग से ले लेते, इवन दैट लेवल ऑफ. उसका डाउन साइड ये है एट द सेम टाइम इज कि आई गेट दिस फीडबैक कि आई डोंट celebrate or recognize
गुड थिंग्स कि विक्रम जो अच्छा करते भाई उसके लिए भी तो बोल दिया करो कभी. ये क्या पूरे टाइम यू जस्ट कीप हमसे भी बुलवाते रहते हो क्या अच्छा नहीं है, खुद भी ढूंढते रहते हो. बट सो that's the balance I am trying to find for a year now. I'm also congratulating them for good stuff. कहते हैं जब हम गुड स्टफ भी आपको भेजते हैं आप उस पर 4 सवाल और पूछ लेते हो. So that's I think you need both. You need some level of chest thumping, but like everything in life, right? Excess of anything is bad. Excess of just criticizing yourself and being overcritical is also bad. You have to celebrate your wins, and if you are good at something, it's fine too. I feel like you're my elder brother, and I tell you exactly यही question. I'll show you WhatsApp chat right after this. I'm hiring a new person. मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार ये बता 3 चीजें. I make it very pointillistical कि इतना वेग नहीं छोड़ता. 3 चीजें बता दे जो हम लोग बेकार कर रहे हैं, जो हम लोगों को improve करना चाहिए. Perfect. Like make me an assignment. And then मेरे को ऐसे लगने लगा कि जब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ तो लोग यूजुअली बताते नहीं है. तो मैंने बोला एक काम करो, 3 अच्छी चीज जो हम कर रहे हैं जो करते ही रहना चाहिए, और 3 जो बुरी चीजें कर रहे हैं वो कर. और मैं आज तक असाइनमेंट में अच्छी चीज देखता ही नहीं हूँ. पहले ये देख लो डायरेक्ट क्या पॉइंट आउट किया इसने, हमें पता है कि नहीं पता है, टू मेक दैट. एंड सेम थिंग माई टीम मेंबर्स गिव मी फीडबैक कि यार तुम सेलिब्रेट ही नहीं करते हो. हर चीज तुम बोलते हो इसमें ये प्रॉब्लम है. हम कोई भी मैट्रिक, हम रेवेन्यू मैट्रिक अटेंड कर लें, नहीं यार हम इस पे और ये कर सकते हैं. हम ग्रोथ मैट्रिक कर लें, नहीं यार अभी तो हम ये करना है. मतलब मेरा नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट चीज, 4 क्वेश्चंस रेडी रहते हैं अगली चीज के लिए. तो ये मुझे आई थिंक 1 साल 1.5 साल पहले मुझे भी सेम फीडबैक मिला था, और तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चलो एक नंबर ट्राई करो, छोटा सा केक ही काट लेते हैं, साथ में बाहर ट्रैवल करने चले जाते हैं. It's hardcore. Like I mean, you could ask my whole team and they'd be like, "Wow, bro, क्या बात कर रहे हो?" So I feel ठीक है. You give me validation कि चलो ठीक है मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग करते हैं तो सुधर सकते हैं हम. I am also happy to know. Scope है सुधरने का. Okay, tell me about your McKinsey. लाइफ. McKinsey में ना रिसेंटली मैंने एक McKinsey के ही एक्स एल्यूमिनाई और एम्प्लॉय वट उनसे बनाया था पॉडकास्ट. तो इसमें McKinsey में ना एक चीज़ बोलते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड ही डिडंट वांट टू कोट इट कि किसने करी, तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, और बस बताता हूँ कि अगर जब आप आपके अर्ली 20s में हो, 22-23 साल के हो, और अगर उस टाइम पे आप फोकस करोगे ना वर्क लाइफ बैलेंस पे, तो ना वर्क रहेगा ना लाइफ रहेगी. तो आपका क्या एम्बिशन है, एक वो चूज कर लो और दबा के उस पर काम करो. ये बैलेंस कुछ नहीं होता. राइट. एंड ही सेड दैट. सो डिड यू फील इन योर McKinsey years कि हाँ यार काम, अगर हम लोग बहुत एम्बिशियस हैं कुछ है तो काम दबा के करना पड़ता है, या वर्क लाइफ बैलेंस उसमें क्या रहता है? लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज जो मुझे लगता है कि आप पहले McKinsey जैसे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स मेरे जैसों को सिर्फ IIT से हायर करता है, था उस टाइम पे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस नाउ, बट सिर्फ IIT से. और IIT में भी सिर्फ टॉप 4-5 IIT से, नॉट फ्रॉम द 6th 7th 8th 9th IIT. उसमें भी दे वुड कम day 1 एंड बैच में 600 से 1000 बच्चे होंगे, उनमें से दे वुड पिक ओनली 1 or 2. So you have picked up people who are sort of by design are now ready to compete. Right? You have sort of put the team of 11 players and they're not playing as a team, but they're playing literally against each other. So I think that at some level that competitive intensity is fairly high, right? And competition. And I don't think anybody has to push for that. वो self driven ही है, because it's like you have put yourself on a pedestal. अब आप इससे नीचे नहीं उतर सकते, आपको इसके ऊपर ही जाना है. So when you are on that staircase now the staircase is getting narrower and narrower, so you have got to work harder. So वो intensity तो वहाँ पे बहुत थी. Personally for me, जैसे मैंने कहा मुझे तो मज़ा ही किसी और चीज़ में आ रहा था, तो मैं तो थोड़ा डाइग्रेस ही हो के कहीं और ही चला गया. मैं तो मीठापुर चला गया, तो मुझे पता ही नहीं यहाँ पे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2 हफ्ते वर्क की लाइफ थी, वही हो गया था मेरा. और आप एक बार, जैसे मैं मीठापुर चले, दिस इज 2006. ना ही कोई इतना फोन ब्लैकबेरीज वगैरह आ गए थे, मेरे पास नहीं था. राइट. तो मेरा कॉन्वर्सेशन वॉज नॉट सिर्फ रियल टाइम जैसे अभी हो रहा है, राइट. ऑर्कुट वगैरह आना शुरू हो गया था, बट स्टिल नॉट, सब भी वेब पे था, मोबाइल पे इतना नहीं था.
सो मैं तो लिटरली कट ऑफ ही हो जाता था, बिकॉज मैं जाता था तो 2 हफ्ते में एक बार आता था, बिकॉज यू नो इट वॉज 4 hours वन वे टू गो एंड कम बैक एंड देन टेक द फ्लाइट, सो इट विल टेक होल डे. सो बट या अ लॉट ऑफ पीपल by design are very, very inclined to work extremely hard, and they used to put insane amount of hours. Insane. Insane. Extra nahi, insane. I mean, काम और काम. Interesting. कॉल्स पे कॉल, रात के 12 बजे तक चल रही है, 7 बजे उठ के वापस चले गए, 6 बजे उठ के. So I've seen enough people doing really hardcore work. कितनी एक सैलरी कितनी होती है एंट्री लेवल व्हेन यू एंटर्ड? मैंने जब ज्वाइन किया था तब हमारी आई थिंक ज्वाइनिंग सैलरी उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर पे 3-3.5 लाख डाली थी, और उस पर एक मैसेज साल की 3.5 लाख साल की तो आईटी थे, आईटी बॉम्बे. हाँ, अरे तब 2006 में यही था. बट देन आई थिंक दे ऑल्सो रियलाइज कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो ज्वाइनिंग से पहले ही 6.5 हो गई, तो 6.5 लाख साल की सैलरी पे वी वर वेरी हैप्पी. तो 50,000 रुपये महीना हुआ. हाँ, बस यही था. बट वी आर वेरी एक्साइटेड. अरे टॉप जॉब थी वो कॉलेज से, और हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अमंग 1% अर्निंग इंडियंस. सो जब वो पहली बार मैंने पढ़ा तो इट वाज शॉक, इतने में मैं 1% में पहुंच गया. बट यू नो दैट्स सॉर्ट ऑफ द अदर साइड ऑफ द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. अबव 3 लाख इज 1%, राइट? करेक्ट. बट देन उसके बाद द जंप्स वर फेयरली फास्ट. आई थिंक वो व्हाटएवर लाइक द जॉब appreciation, salary appreciation had started happening. Okay. And then you went to Sequoia. Sequoia में entry salary कितनी थी? Sequoia में भी ज़्यादा नहीं थी, 20 के आसपास थी. And this is which year? This is 2009. तो अभी 2x हो गया होगा और क्या? हाँ. 2x 3x entry. No idea. जब तक मैं निकला था तब तक मेरी 50 थी. 50 lakhs. तो 20 lakh to 50 lakh कितने साल में हो गई थी ये? 2.5 साल में. You joined at 20 लाख रुपी सैलरी और 50 लाख हो गई थी 2.5 साल में. करेक्ट. सही है यार, वहाँ भी रह सकते थे. स्टार्टअप ठीक है, बहुत लोग नहीं भी, जिनको सिर्फ एम्बिशन पैसे कमाना है, they can work really hard at a job और वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं. Absolutely. I think to each their own, right? Even today I know so many people who work very hard. I think for me, you know, and as I said पहले भी कि McKinsey and Sequoia are great places because अच्छे colleagues हैं, great work environment, etc. मुझे नहीं मज़ा आ रहा था. वो you know going to that office, you know there used to be times when I would be sleepy in a meeting and I had to go to a washroom and you know splash water on my eyes to keep myself awake. So I'm not saying that work is boring. Work was boring for me because you know I didn't want to create slides out of something that I didn't understand. Yeah. So when I went to these factories and did things with my own hands and you know interacted with operators, तब मुझे लगता था कि अब मैं इनको कुछ बोलता हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. So for me, learning happens by doing, not the other way around, right? Some people can sort of learn without trying something out. I need a lot of practice. और वो practice में मुझे मजा आता था. So that's why you know I was gravitated. So even when I was at Sequoia, I didn't feel like I was an expert of any kind or had any authority to comment on any startups strengths or weakness and opportunities and threats or whatever कि मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ पता ही नहीं है मुझे उस एरिया के बारे में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ. So I was naturally gravitated towards spending time with one company. तो मुझे लगा ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं दिन भर बैठ के सीख सकता हूँ, राइट? मैं एक अकाउंटेंट के साथ बैठ गया, मैं सेल्स पर्सन के साथ उसकी बीट्स पे चला गया, तो अब मुझे वो ग्राउंड अप टाइम ज़्यादा लग रहा है बट मैं सीख रहा हूँ. बट दैट वाज लाइक वेरी पर्सनल, सो आई एंजॉयड दैट मोर. ओके. सो सिक्वॉया में ऐसा क्या देखा, एक ही स्टार्टअप में जो आपने पैसे लगाए, राइट? एंड दैट वाज येलो डायमंड्स, प्रताप स्नैक्स. एंड आई नो दिस बिकॉज मैं इंदौर से हूँ. अच्छा. तो जैसे ही आपने बोला कि इंदौर में सिक्वॉया, आई थिंक इंदौर सिक्वॉया आई नो. और फैक्ट्री बोल दिया, अरे मुझे बिल्कुल पता है कि अमित एंड राजेश, राइट? सो hardcore, small city, very you know small, everything everywhere. Yes. And मैं consumer goods में था, मेरा background is consumer goods. मैं डिशवॉल डिटर्जेंट मार्केट में था, तो आई यूज्ड टू सी लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. एग्जैक्टली, बहुत क्लोजली कि वो अपने बीट्स कैसे बना रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, क्यों फास्ट हो रहा है, नई कैटेगरी में कम्पीट कैसे करें. क्योंकि सबका एक कॉमन सेंटिमेंट था उस टाइम पे कि हम लोग कैसे यूनिलिवर्स और लेट्स से पार्लेज और पेप्सिको ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट, इनसे कैसे कम्पीट करें. करेक्ट.
And some were competing, Balaji वगैरह जो decent, Haldiram obviously, you know, there are many who reached a decent scale also. So तो हाँ, तो आप पहले तो एक इंटरनेशनल प्लेयर से लड़ो MNC से, फिर आप नेशनल प्लेयर से कैसे लड़ो, और तुम एक छोटे से एरिया से स्टार्ट होकर रीजनल प्लेयर कैसे बनो, लाइक तुम्हारा सिर्फ प्ले ही रहता था. करेक्ट. इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम भी वहाँ क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे कि हम उन रीजन्स में जहाँ स्ट्रांग नहीं है वहाँ के लिए क्या करना है. So you're absolutely bang on with that. Yeah. So tell me, उसमें ऐसा क्या दिखा स्टार्टअप में कि आपने सोचा कि यार इसमें इन्वेस्ट करता हूँ? क्योंकि बहुत ही नॉन ऑब्वियस चॉइस है कि अब एक फंड FMCG बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जब 12% 15% धंधा बनता है, लाइक 12-15% आपका बिजनेस बनेगा. इट्स नॉट लाइक एन एक्सपोनेंशियल बिजनेस. बिल्कुल करेक्ट. आई थिंक यू नो बहुत ही डिफरेंट टाइम था. Sequoia, while it's a tech fund, at that point, believe me or not, a lot of investments were happening in offline companies, because this is 2009 2010. अभी छोटा सा फ्लिपकार्ट है, छोटा सा स्नैपडील कहीं तो बन रहा है. सो ज़्यादा स्टार्टअप्स ही नहीं थे, राइट? और शायद वो बिलीव भी पूरा नहीं था कि कैसे होगा. इंडिया में इंटरनेट ब्रॉडबैंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप नहीं है, तो हम बैठ के वेट कर रहे हैं. बट अब ये कब होगा तब तक वेट कर रहे हैं. मे बी वी हैव अराइव्ड अर्ली इन इंडिया, बट ठीक है, तब तक ऑफलाइन में भी इनफ इंटरेस्टिंग कंपनीज बन रही हैं. सो अ लॉट ऑफ दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ, देयर वर मेनी. You know, a lot of time was spent focused on just even finding good offline companies, public and private. So it was not that this was one off. This was like a, you know, there was a thesis on finding. कौन सी ऐसी एक दो companies थी, if you remember? I mean, I'm not sure which ones are in public domain, but जैसे Dr. Lal Path Labs, right? पूरा diagnostics वगैरह, पूरा pure offline business. That's a good one. Muthoot Gold Loan, Muthoot Manappuram Gold. I think so. There are many examples. I think we had invested in hospitals also. Then pharma companies में, agri companies में, seeds में को explore किया था, seeds companies को. So there are a lot of different. Delhi में एक वो कंपनी है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, सत्यपॉल, जो साड़ीज बनाती है, टाई साड़ीज, राइट? वो सब. तो वो सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑफलाइन कंपनीज, एंड देयर वाज अ बिग लिस्ट ऑफ ऑफलाइन पोर्टफोलियो. ऑफ कोर्स नाउ इट्स नाउ देयर आर योर हैंड्स आर फुल विद ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टेक स्टफ. पर बहुत मोस्टली कंज्यूमर फेसिंग नहीं, आई थिंक B2B भी था, बट आई वॉज, एज आई सेड, मुझे तो कंज्यूमर भी बेरली समझ में आ रहा था, तो आई डिडंट इवन ट्राई. बट ज़्यादा कंज्यूमर ही था. आई वुड, इफ आई हैव टू टेक अ गेस, आई मे बी रॉन्ग, 70-80% तो कंज्यूमर ही था. तो क्या देखा था येलो डायमंड्स में? आई थिंक इफ आई रिमेंबर, I mean, see, look, the hygiene test was passed, which is numbers were growing fast. I think 25% plus growth थी, profitable थी, healthy profits थे. Were able to defend themselves, you know, across cycles. They were managing good prices, and factories वगैरह भी लगा ली थी उन्होंने. Seemed like, you know, good quality execution on that. And most importantly, it came down to founders, right? कि भाई the tenacity with which they were building, the amount of time, क्योंकि वो भी पहले कुछ और बना रहे थे. They had a failure, then they started again. So amount of time they had spent, how frugally they were building it, how frugal their own lifestyle was. I think all that played a big role. And I think it took us like 6-8 months. And by the way, पहले तो उन्होंने 4 बार मना ही किया था. So, you know, we... Founders ने मना कर दिया. हाँ, so Sequoia उस टाइम पे अभी भी करता होगा. We used to go look at companies that are not necessarily raising. राइट? और ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आप बात क्या कर रहे हो, आप हो कौन और आप करते क्या हो, व्हाट इज दिस वेंचर कैपिटल, आप है क्या, राइट? सो आई रिमेंबर वी हैड गॉन टू मीट देम, आई थिंक 4 or 5 times, 6 times, जस्ट टू एक्सप्लेन देम कि हम हैं कौन, हम करते क्या है, एंड वाई इट माइट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू टेक द मनी, राइट? बिकॉज दे कैन ग्रो फास्टर, दे कैन ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, दे कैन डू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सेट्रा. बट इट टुक, आई थिंक, 2 years, 1.5 to, I think, first 6-8 months for us to get them to warm up to the idea, then another 3-4 months for us to then process the data and keep observing, and then another 4-5 months to conclude. So it was a fairly long process even on that aspect. Interesting. Yeah. तो कोई ऐसा specific aha moment नहीं था कि consumer goods में यार ये इसलिए हमें ये space चाहिए, मतलब why snack? I think so the bigger insight that we believed in at that point was that once the company, there are a lot of companies that get stuck at like 100 crore
टर्नओवर, राइट, और वो 100 से 1000 इज लाइक क्रॉसिंग द चार्म, कि आप वहाँ पे अटक जाते हो. अगर आपने वो क्रॉस कर दिया है तो आपके साइंस हैं कि आप कुछ बना सकते हो, बट ज़्यादातर आपको उस टाइम पे, अब तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाएंगे नंबर्स, बट 50, 70, 60 पे आप अटक जाते हो. अब 100 पार करके आप 200, 300, 400 पे पहुंच गए हो, सो यू आर इन दैट ब्रेकआउट स्पेस. और अगर आप उस ब्रेकआउट में हो, सो with sort of capital and with assistance, you can sort of create a bigger play. That was the insight that we were chasing. And with that insight, not just Pratap, we went after a lot of companies who, regardless of whether they wanted to raise or not, obviously most of them didn't want to raise, we went to them with the same thing. कि यार आप उस middle path में हो जहाँ पे आप breakout हो चुके हो, and hence you have a potential to build a very large business. So इसको don't take it more seriously than what you might be. इसको आप family business चल रहा है, 10% grow कर रहा है, उस तरह से मत सोचो. You actually have a big opportunity to create a big national level brand. So at least that was the whole. No, that's true. A lot of, if you look at small family businesses, यहाँ जो छोटे-छोटे consumer goods business हैं, वो रीजन में स्ट्रांग हो जाते हैं और फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उनसे, क्योंकि उनकी रीजन में पोटेंशियल होता है 50, 60, 70 करोड़ का. करेक्ट. उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपनी स्टेट के बाहर दूसरी स्टेट में खेल जाओ. करेक्ट. और वहाँ पे भी सेम बना दो. राइट. तो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी स्टेट में आपको एक अनड्यू एडवांटेज होता है. करेक्ट. कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कम लगता है. Correct. आपकी हायरिंग इजीली हो जाती है क्योंकि कनेक्शंस में होते हैं. आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं ना कहीं आपकी रिलीजन, कम्युनिटी, फ्रेंड्स इसमें बन जाते हैं. दूसरी स्टेट में प्ले करना बहुत डिफिकल्ट होता है. करेक्ट. तो जो वो क्रॉस कर देता है, आई थिंक दैट्स अ ब्रेकआउट पॉइंट. करेक्ट. तो इनको फॉर्मूला मिल गया और प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेड है दूसरे रीजन्स में, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है. करेक्ट. I guess you've been through that journey, so you know it inside out. I have been. And that's very interesting, because usually आप सोचते हो कि चलो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, बट आप कह रहे हो कि भाई सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको मार्केटिंग भी अच्छी करनी है, प्रमोशन भी अच्छा चाहिए, टीम भी अच्छी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा चाहिए, माल भी टाइम पे पहुंचना चाहिए. So you have to, सब चाहिए. Everything you can't do at a scale, so you just go sub-scale first. Very narrow. So I think that helped me, and that has become a thesis for my business. Obviously it's slower, but it works really good. Correct. तो बहुत लोग ये आई थिंक मिस्टेक करते हैं, एटलीस्ट इन कंज्यूमर बिजनेस की, यार मैं ऐसा प्रोडक्ट लेके इंडिया में नंबर 1 बन जाएगा. भाई तुम्हारे चांसेस क्या इंडिया में नंबर 1 बनने के? तुम कैसे बीट करोगे? इफ लेट्स से इफ आई वांट टू बिल्ड अ कार डीलरशिप, यूज्ड कार्स, मेरे पास क्या मोट है कि मैं कास्ट 24 के अगेंस्ट चले जाऊं? लाइक नथिंग. करेक्ट. आई हैव लिटरली नथिंग टू गो अगेंस्ट. यू नो वेयर यू आर बेटर कैपिटलाइज्ड, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके पास इनसाइट ज़्यादा है, आपकी टीम ज़्यादा बेटर है, आप फाउंडर ज़्यादा तगड़े हो. तो सब चीज़ होगा, मैं कैसे जाऊँ? लेकिन मैं मेरे मोहल्ले को आपसे अच्छे से जानता हूँ. करेक्ट. तो मेरे अगर कॉलोनी में जहाँ 4 गलियाँ हैं, उनमें अगर किसी को कार चाहिए होगी तो मुझसे ही लेंगे. तो हाउ कैन वी बिल्ड दैट? करेक्ट. एंड यू नो दिस पॉइंट यू मेक अराउंड स्लोअर और फास्टर वाला, उस पर तो मैंने तो गिर के यही सीखा है कि भाई स्लोअर और फास्टर इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर नॉट बीइंग थॉटफुल. बिकॉज मैंने अपने स्टार्टअप में कई बार देखा है कि वी हैव मेड ट्राइंग टू गो फास्ट एज एन एक्सक्यूज कि फास्ट ही जाना है, बट क्या कर रहे हैं नहीं पता है, बट फास्ट भाग रहे हैं. बट व्हाट वाई हाउ नहीं क्लियर है, कंज्यूमर को क्या चाहिए नहीं क्लियर, बट फास्ट भाग रहे हैं. उस टाइम पे खुशी होती है कि देखो हम तो कितने हासिल कर रहे हैं, बट यू एंड अप स्पेंडिंग लूजिंग मोर टाइम. यू नो आप 4 कदम आगे लेते हो बट फिर 10 कदम पीछे चले जाते हो. And then to backtrack and come back to the same point, it takes another 1 year. So might have as well done thoughtfully and gradually. So instead of trying to apply the lens of fast and slow, I now try to apply the lens after fighting a lot of battles, losing a lot of battles, कि भाई thoughtful हो या नहीं, right? At least ठीक है, सब कुछ नहीं flesh out हो सकता, but at least उस पे एक जैसे वो Amazon का concept है, right? कि that is there a PR FAQ sort of a document? Is there a 2-pager, 3-pager that has been debated? Have you thought about all the scenarios, pros and cons of different approaches? क्या है ये मुझे नहीं पता. Tell me. क्या document? What Amazon has this practice जहाँ पे they say that before you launch a service, like imagine pre-mortem करो. Imagine करो सर्विस ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो आप एक जर्नलिस्ट को या एक कस्टमर को आप वो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आप करते क्या हो मेरे लिए? आप पहले उसको पूरा ढंग से लिखो. So that becomes your starting point of creating the product. So जैसे Kindle उनको बनाना था, Kindle is an extreme example कि जब बना ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है बनाना क्या है. So they work backwards from that कि भाई कस्टमर को चाहिए क्या, and they imagine that and they just iterated on that document like for months or for a year probably, and then started working
Very interesting. That is interesting. You know, I like Amazon because Amazon का एक insight है जो उनकी एक documentary में बोला है. Right, one of the senior Amazon officials जो अब छोड़ दिया Amazon उसने. तो उसने बोला कि Amazon ना e-commerce business नहीं है. Amazon disruption business है. तो Amazon क्या करता है, वो कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ेगा और वहाँ पे वो इतनी तहलका मचा देगा, इतनी आग लगाएगा, डिस्टर्ब कर देगा कि कोई और प्लेयर खड़ा ही नहीं रह पाए. तो अच्छा हो या बुरा हो वो ही है. एंड देन फिर वो अपनी पूरी टीम ला के उसमें बेस्ट सर्विस देगा कि जब तक कोई दूसरा प्लेयर आए उससे पहले वो लीड कर जाए. सो उन्होंने वो बुक्स के साथ किया, उन्होंने फिर वो फूड मार्केट के साथ किया, उन्होंने अभी किंडल के साथ किया, उन्होंने AWS के साथ किया. उन्होंने हर मार्केट में जाके वो इतना ब्लीड करके डिस्टर्ब कर देते हैं. सो नाउ Amazon इज नॉट एन ई-कॉमर्स बिजनेस, ए डिस्ट्रप्शन बिजनेस. वो इंडस्ट्री ढूंढते हैं कौन सी अगली डिस्टर्ब करें, फोड़ देंगे हम. क्या करना है कैसे करना नहीं पता, बस हम ही होंगे उस पूरी कैटेगरी में, हम ही होंगे. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ DNA दैट कंपनीज वर्क विद. एंड absolutely, and there are early recordings of Jeff Bezos talking to employees. अपने एम्प्लॉयज से अर्ली इसमें बात कर रहा है. वो डे 1 से क्लियर था कि मुझे डिस्ट्रप्शन कंपनी बनानी है. वो डे 1 से ये नहीं था कि मुझे बुक्स का लीडर बनना है या मुझे ई-कॉमर्स लीडर बनना है. मुझे डिस्टर्ब करना है. मुझे सिर्फ डिस्ट्रप्शन में बिलीव है, मेरे को सिर्फ डिस्टर्ब करना है. नो, आई मीन यू राइट. उसके वीडियोस देखो तो इनसेन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी, इनसेन अमाउंट. लाइक मैं जैसे इंटरनली देखता हूँ, कई बार कुछ हम नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लोग घबराते हैं, नहीं चला तो क्या होगा. और स्पेशली मीडिया, राइट, कि जैसे ही आप कुछ करते हो और बंद कर देते हो तो तुरंत वो पूरा न्यूज़ में हर जगह छप जाता है, राइट. एंड आई कीप रीआइटरेटिंग वही जेफ बीजोस का एक कोट कि यू नो एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट इफ यू ऑलरेडी न्यू द आउटकम. सो भाई अब एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहे हैं ना कि नहीं पता है क्या होगा, राइट. तो यू नो यस यू विल स्टिल गेट बीटन बाय द वर्ल्ड, इट्स ओके. अरे देखो तुमने किया, वो चला नहीं, क्यों किया. But that's not a reason. So you have to be like strong-hearted to know कि ऐसा होगा. But वही नहीं पता इसलिए ट्राई कर रहे हैं. You said कि first 4 years आप PR में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, रखते नहीं थे, राइट. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि isn't it better, बहुत सारी आजकल कंपनीज है, स्पेसिफिकली आई बिलीव इन दिस स्कूल ऑफ थॉट कि आप बिल्ड इन पब्लिक करो, राइट. आप डे 1 से नहीं पता क्या करने वाले हैं, ठीक है, हमारे पास कोई आइडिया इतना सॉलिड नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, होगा नहीं होगा चलेगा. बट आप अपनी ऑडियंस को बताते हुए चलो देखो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बन गया तो साथ में इतना बड़ा बनाएंगे आ जाओ. तो डे 1 से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बता रहे हो, आप हर चीज़ अपनी स्टोरी दुनिया को बता के कर रहे हो. सो आई थिंक देन आप एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाते हो कि 5 साल बाद 6 साल बाद जब एक्चुअली प्रोडक्ट बन जाएगा तो एक इंसान आपसे फील करेगा कनेक्टेड कि यार मैंने देखा था स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हुए ऐसा बना है. और ये बहुत सारी कम्युनिटी लेड कंपनीज US में भी आजकल बनी है, जैसे जिम शार्क वाज वन ऑफ देम. कि जिम शार्क ने डे 1 से सब अपनी वीकनेसेस भी फ्रंट पे रखी, यार ऐसा है अब तुम बताओ कैसे करें. लेगो, राइट, लेगो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था, बैंकरप्ट हो ही गया था. लेगो ने बोला कि यार हम बैंकरप्ट होने वाले, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है. तो अपनी ऑडियंस से पूछा तुम्हें पसंद है, तुम बताओ क्या करें. तो उसकी ऑडियंस ने ही आके, लेगो की ऑडियंस ने ही आके कोई मार्केटिंग एंगल्स दिए, नए प्रोडक्ट लाइंस दी, उनको नई नई चीज़ें बताई और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया. तो लेगो टुडे इज व्हाट इट इज, राइट. I didn't know that. तो वो communities help you build that. नहीं तो आज लेगो में पता ही नहीं होता कौन सी ब्रांड है. Yeah, correct. तो don't you feel कि वो अच्छा एंगल है? No, I agree. ये बहुत ही अच्छा एंगल है. I think हमको ये करना नहीं आता है, right? और शायद अभी भी नहीं आता है. So I think that is the primary reason why even today, like we are not. Like I am, for example, not very active on Twitter, and I see many founders who are active on Twitter. और उनका देखोगे comments, तो बहुत सारे comments होते हैं which are helpful, both good or bad. Personal branding is helpful. And the feedback that you're getting, right? अगर कुछ critical भी लोग बोल रहे हैं तो यार कुछ तो आप सीखने को मिल रहा है ना. True. You can always choose to ignore, but you find those nuggets. But in fact, this is something I wonder. आप ही से inputs लूँगा कि कैसे करना चाहिए, because I think more from the perspective of how can I get more feedback. राइट, कि मुझे फीडबैक और कैसे मिले. जब मैंने कंपनी शुरू करी थी तो एज आई सेड मुझे सब समझ में नहीं आता था, या मैंने देखा भी नहीं था 2015 में. सो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या होता था कि जो PR को हम जानते थे वो उनके सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते थे कि क्या फंडिंग है, कितनी वैल्यूएशन है, अगले साल कितना ग्रो करोगे, IPO कब करोगे, हेड काउंट कितना है, यू नो, लाइक
which is more for the business audience. Got it. So then we realize कि हम अपने कस्टमर से तो anyway इनसे बात करके तो कनेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर हम क्यों ही कर रहे, right? So let's just focus, keep our heads down. And then second was, we were too much in love with our idea, right? We were very protective of our idea कि भाई अगर ये पता चल गया तो कल को 15 स्टार्टअप ना आ जाए. And in fact, there was a time back then, if you remember, हर चीज़ जो आप लॉन्च करते थे उसके 15-20 क्लोन्स आ जाते थे. Remember? फैशन में 15-20 क्लोन. आई रिमेंबर लॉन्ड्री सर्विस टाइप की चीज़ें शुरू हुई थी, उसमें भी 20-25 प्लेयर. फूड डिलीवरी में कुछ 10-15 लोग होंगे. राइड हेलिंग में, हर चीज़ में, इवन द नीशेस्ट ऑफ आइडियाज वट एवर. सो हम कहें यार ये तो 20 लोग स्टार्ट कर देंगे. स्पेसिफिकली अगर ऑनलाइन कुछ आप बेच रहे हो जैसे आप जो करने की कोशिश करें उसमें तो 25. करेक्ट. तो हम कहें यार there will be a time and place for us to go out, but abhi and again I think it comes back from your strategy. I think जो आप जैसे examples दे रहे हो, it's part of the strategy. community right. हमारा क्योंकि जब हम seller पे focus कर रहे थे, they are focused on the very transactional aspect of it, very understandably. जब आप गाड़ी बेच रहे हो, all you care about is कि यार अच्छे पैसे मिल जाए और गाड़ी निकल जाए. It's not something you look forward to कि मैं 2 दिन spend करूँगा सिर्फ गाड़ी बेचने में, right? You just want to send and get your money, right? It's a chore, right? However, buy side पे जो आप बोल रहे हो वो सही है. Something for me to think about, a takeaway that I am taking for me. क्योंकि buyer side पे लोगों को फ़र्क पड़ता है, because when you're buying a pre-owned car, it does matter बाकी लोगों का क्या experience रहा है. आप इतना पैसा लगा रहे हो एक कार खरीदने में. It's a substantial amount for most people. Is this a right car for me? If others can comment on their experience of driving the same car, that's very valuable to users. So thank you. That's something for me to think about, especially now that we are rapidly expanding, directly selling to end buyers as well, apart from dealers. I think it's relevant. Let's talk about it after podcast. I love this because I feel you should have the best community of people wanting to buy cars. Yeah. Because if you look at middle class in India is growing. Yeah. Right? और सबको cars चाहिए. Correct. तो सबसे बड़ा question आज मुझे भी अगर कोई भी कार चाहिए तो it's like मैं किससे लूँ? Correct. Right? And पहले ना एक इंडिया में ऐसा होता था कि यूज कार नहीं लेंगे, थोड़ा सा टैबू था. Correct. कि नहीं यार नई कार है ऐसा थोड़ी यूज. अब वो हटते जा रहा है. अब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब लोगों को लगा भाई फाइनेंशियली ज्यादा स्मार्ट है, यूज कार लेते हैं, बहुत बेटर है. थोड़े दिन चलानी, क्योंकि अब कार लोगों के लिए कंफर्ट ज्यादा स्टेटस हो गया है. करेक्ट. तो I'm like now I am looking forward to content or a community or a podcast where जो मुझे बता दे कि यार अगर मैं ये 4 गाड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तो इन चारों को मैं कंपेयर कैसे करूँ, क्या बातें हो, कौन सी स्टोरीज है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया, कैसे अच्छा फायदा हुआ. So if I get to hear those stories from a brand, I'll trust that brand more. Yeah, correct. Absolutely, I agree. You got me thinking. Okay. All right. So this was one question. Second was obviously talked about ideas. कि ideas बताते हैं तो हो जाता है, पर ऐसे नहीं होता. Elon Musk का एक स्कूल ऑफ थॉट है कि तुम आइडियाज़ बताते चलो, क्योंकि तुम अपने आइडियाज़ बताओगे नहीं तो अच्छे लोग जुड़ेंगे नहीं. तो अगर मतलब ऑब्वियसली इसमें एक डर है कि अगर मैं अपना आइडिया सबको बताऊंगा, जो मुझे भी बहुत बार लगता है कि अगर मैं सबको आइडिया मेरे जैसे 25 और आ जाएंगे. क्योंकि व्हाट इज स्टॉपिंग अदर पीपल टू गेट इनटू माय बिजनेस, राइट? क्योंकि कुछ नहीं है अब आजकल. पहले तो कैपिटल लेवरेज होता था कि लोग 2000 में जो लोग कैपिटल ले आते थे तो भाई नहीं जीत सकते. अब तो वो भी नहीं. हर किसी को फंडिंग मिल सकती है, कहीं से मिल जाएगा. तो कैपिटल लेवरेज बचा नहीं है. एक्सेस लोगों का नहीं बचा कि राइट टीम, कहीं से भी कैसे भी लोग तुम तोड़ सकते हो, बना सकते हो. तो एक डर है कि दूसरे लोग का आइडिया बता दिया तो बन जाएगा. पर एक थॉट है कि अगर मैं अपना आइडिया बताऊंगा ही नहीं तो मुझसे अच्छे लोग जुड़ेंगे कैसे. मैं यूनिवर्स को सिग्नल्स कैसे भेज रहा हूँ कि यार ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आके आओ साथ में बनाते. करेक्ट. सो व्हाट इज दैट? क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड अभी तक इलॉन मस्क वाला फिलॉसफी कि बताते हैं, सबको बताते हैं, करेक्ट, देखते हैं कोई ना कोई जुड़ेगा और वो आके हमारी प्रोसेस जल्दी बना देगा. क्योंकि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो अच्छे लोग जुड़ेंगे ही नहीं. करेक्ट. सो लुक, आई थिंक ऑल वेरी वैलिड पॉइंट्स. तो हमने अगर जो टीम बनाने के पॉइंट पर अगर मैं आऊँ स्पेसिफिकली, सो हम भी ये सोचते थे कि अगर हम बताएंगे ही नहीं तो फिर लोगों को पता, कुछ तो बताओ कि भाई इफ़ यू डोंट स्प्रेड द वर्ड देन हाउ विल द पीपल कम. सो हमने उसमें ना हमने एक बहुत अलग अप्रोच ली. आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम ऑलरेडी सराउंडेड बाई पीपल
who are highly talented. So all I need is people who are more trustworthy than trying to really interview and find the best A-class people, right? Nice. And I'll tell you why. Because जब मैं IIT का एग्ज़ाम दे रहा था, IIT के एग्ज़ाम मेरे टाइम पे, उस टाइम पे पहले एक स्क्रीनिंग होता था और एक मेंस होता था. अब आई डोंट नो अभी कैसे होता है, बट स्क्रीनिंग होता था दिसंबर में, फिर मार्च अप्रैल में आई रिमेंबर मेंस होता था. तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे. सो यू कैन लिटरली कंपेयर अगेंस्ट योर फ्रेंड्स. ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है कि भाई आपके या तो 100 में 40 मार्क्स हैं या 42 मार्क्स हैं, राइट? सो व्हेन आई एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन रैन द एनालिसिस ऑफ हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं, माई एनालिसिस वॉज 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड हिज एनालिसिस वॉज 41 आउट ऑफ 100, राइट? इन स्क्रीनिंग ही गॉट अ 1500 रैंक and I got a 6000 rank. इतना बड़ा डिफरेंस है. Basis screening result, I would not make to IIT. I would not make to IIT के बाद BHU and others also. कोई उसके बाद 10-15 कॉलेज और I will not make it, right? And in mains, sadly enough for him, he didn't make it. I made it, right? What takeaway for me from that was कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, because the luck has played a big part. Yeah. 1 मार्क्स छोड़ो, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स में भी what difference are you telling? If that is a barometer, I mean that's one of the barometers that's used in our education system, right? But is that really a barometer of how intelligent you are? If not, I'm not talking about drive and passion. I'm just talking about intelligence. I don't think so, right? Sure. और सेम आप DU में देखते हो, right? 99 पॉइंट सम पे कट ऑफ नहीं होता है. तो फिर वो जो जिसके 92 आए हैं वो पता नहीं कौन से Tier 4 कॉलेज में शायद जा रहा होगा. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्सन एंड समबडी गेटिंग 99? आई डोंट थिंक देयर इज एनी, एटलीस्ट फ्रॉम एन इंटेलेक्ट पर्सपेक्टिव और सीरियसनेस टू अ कैट्स पर्सपेक्टिव. So that is basically like I'm already surrounded. All the people that I know, my friends and their friends of friends and their friends of friends, are largely gone to good colleges, right? So मैं क्या ही interview में I'm trying to separate amongst all these 100 people how am I even going to separate A+ from A? So what we really focused on is finding people who believed in the idea and who we thought are willing to do it for long term, right? Interesting. So in fact, by not sharing details around funding, we never shared the detail because we wanted to see if the person will join us without knowing that part, right? So obviously when we met somebody, we explained the whole business. Nobody is going to join you without knowing anything in dark. So we took them through the business. We, like you said, we encouraged them to कि आप फील्ड में जाओ, अपनी गाड़ी लेके जाओ, आपके पास नहीं है तो दोस्त की गाड़ी लेके जाओ, घर वालों की लेके जाओ, बेच के आओ, देखो, ट्राई करो बेचने का, एक्सपीरियंस करो, फीडबैक बताओ क्या अच्छा था क्या बुरा था. बट वी ट्राई टू हाइड अबाउट द फाइनेंशियल आस्पेक्ट टिल द एंड कि भाई वो पूछते थे फंडिंग हो गया, हम उसमें नॉन कमिटल रहते थे कि हम देख रहे हैं, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आइडिया, पहले आप उस पर तो बताओ. सो दैट आई फील गॉट अस अ सेट ऑफ पीपल, फॉर्चुनेटली टचवुड, हु हैव बीन अराउंड फॉर like I have a large set of team who has been there for 5 years plus, right, out of 8 years of existence. And as you can imagine, जिसको 5 साल पहले हायर किया था वो अभी भी है, जिसको 6 साल पहले किया था वो अभी भी, and so on. So that is what we focused on, as opposed to saying कि नहीं वो Harvard, Wharton, Stanford या IIT, McKinsey. In fact, we rejected more people who were very obvious candidates on paper, right? But we felt कि इनको interest नहीं है हमारे business में, and it's fine. If it's fine, like 99 out of 100 people should not be excited. नहीं तो to your point सब बनाने घुस जाएंगे, right? So we were just, the idea was to find, and that searching we literally did through friends. So हमने क्या किया, तब तो Facebook था. So Facebook पे literally मैं, मेहुल, गजेंद्र, रुचित, my other co-founders, we went through our friend list and we said who are the friends we really look up to, right? तो हमने वो लिस्ट बनाई, फिर उनको कॉल किया, उनको पिच किया कि यार हम ये कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, एक बार बात करते हैं, मिलते हैं. अगर उन्होंने मना किया तो हमने बोला कि आप मुझे अपने दोस्तों में से कोई तो 4 नाम तो दो जो आपके हिसाब से सॉलिड है, राइट, जिनको शायद इस तरह का आइडिया पसंद आएगा. एंड वी डिडंट टेल देम टू मेक एन इंट्रो, बिकॉज फ्रिक्शन ऐड नहीं करना चाहते. वी डिडंट टेल देम टू टेल अस कि नहीं वो ऐसा ही होना चाहिए जो अभी मार्केट में अवेलेबल है. वी सेड जस्ट गिव मी 4 नेम्स. इट डजंट मैटर वेदर दैट पर्सन इज इन इंडिया और नॉट. इट डजंट मैटर कि वो जॉब में है या नहीं है, वो जॉब हंटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है. जस्ट कनेक्ट मी
to such people. So that's how we got connected to like hundreds of people. Literally बस 4 नाम दे दो, 3 नाम दे दो, people that you really would work with if you were to build something. So that's how we sort of created a huge list of people and then actively chase them on LinkedIn. फिर हम LinkedIn पे जाते थे, नाम ढूंढते थे, मैसेज करते थे कि मिलते हैं, एक बार बात करते हैं. That's how we built most of our team initially. In fact, for the first couple of years, this is just how we built the team. No use of any recruitment service providers or Naukri.com or consultants, anything. Just friends and friends and friends and friends. Friends of friends, friends of friends. That's a great strategy. But here's a problem to it, and I'll tell you mine. Yeah. तो मेरे सारे दोस्त ना मोस्टली सब एंटरप्रेन्योर्स हैं. हाँ. सबको लोग चाहिए. सबको मैं जिनसे पूछता हूँ, मैं मेरे लिस्ट में देखता हूँ यार ये 5 लोग हैं, मैं इनके साथ काम करूँगा. अगर मैं देखता है कि वो 5 पहले ही आग लगा रहे हैं, मुझसे पहले बहुत आगे बड़ी बड़ी कंपनियां ना दी. फिर मैं उनसे पूछता हूँ तुम बताओ तुम्हारे पास 4-5 लोग, यार तेरे पास हो तो हमें दे देना. Exactly. Yeah. No, even I used to have that, but then the ecosystem was way small, right? It was like it's probably 1/5. अब तो सबको स्टार्टअप करना है ना, पहले सबको स्टार्टअप भी नहीं करना था. प्लस यू वेंट टू look at your pedigree also, right? IIT Bombay, McKinsey, Sequoia, Wharton. हर जगह कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे जो स्मार्ट थे और जो आगे काम करेंगे, उनके दोस्त बहुत होंगे, right? My pedigree is I didn't go to a great college, not great school. MBA में ड्रॉप आउट कर दिया आधे में ही, तो कुछ पता नहीं, वहाँ दोस्त है नहीं, और सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही बैकग्राउंड है. और एक जगह एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे कैंडिडेट मिल सकते थे, दैट वाज यूनाइटेड नेशंस. तो यूएन में मैं गया रिप्रेजेंट करने, बट यूएन में सब लोगों को डिप्लोमैट्स और वो बनना है, तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस पार्ट ऑफ इट, राइट? और मोस्ट ऑफ देम आर इंटरनेशनल. सो इंडिया से एक ही गया, बाकी सारे कोई जर्मन, कोई फिनलैंड, कोई राइट, कोई रशिया. तो उन लोगों को उनकी कंट्रीज में कुछ ना कुछ करना है. नो, आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट. In fact, a lot of your credibility, I'm sure, comes from your presence on social media and talking, which I agree that has been an undue advantage for, like, when somebody would look at me on LinkedIn कि भाई इस बंदे ने cold reach out किया है, so it feels interesting enough कि यार resume पे इतनी अच्छी सारी चीजें लिखी हैं, तो एक बार तो मिलते हैं. You are absolutely right. That's सारा top, crema creme, एक चीज तुमने from your first institute till now, correct. Now you're right. That's a huge undue advantage. Exactly. But you found a smart way to counter that completely. Trying. अभी तक नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ, but trying to do that. Okay. Talk about one thing which you said in the initial talk, कि ना internally टीम को, लीडरशिप टीम को या पूरी टीम को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, कैसे है, वो बहुत अलाइन करना है. तो जितना अगर बाहर पब्लिक में हम बोले नहीं बोले चलता है, 4 साल हमने सिर्फ हमारी टीम को बोला, राइट? One question on that, and I've been asking about this question to a lot of people personally. And I think ये मेरे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं इस पे, कि डू यू थिंक कि हर नेक्स्ट प्लान आपको आपकी टीम के साथ शेयर करना चाहिए? Like strategically, the more you are able to show your leaders ahead, the better it is, because they will take, I think as founders, मेरे साथ एक फ्लॉ रही है, मुझे लगता है कि all the solutions have to come from me. Right? Which I think is extremely stupid, which is almost like thinking I'm God, right? मेरे पास ही सारे हल हैं. When I give them a 1-year, 3-year view, it's almost like they have said कि ठीक है ये problem है ना, मैं solve करके देता हूँ ना. And they have solved problem that I have not been able to solve for many years, right? So the more clarity they get, the more understanding the team has कि करना क्या है, and then you have more problem solvers. The less clarity they have कि अगले 3 महीने बाद क्या होगा, they can't help you even if they want to, because they don't know, right? So instead of you going as a founder, आप जाके बोलो कि देखो ये प्लान है और ऐसे हमें दुनिया हिलानी है, इसकी जगह देखो साथ में बैठते हैं कि कैसे दुनिया हिलानी. Correct. और co-create plans instead of just you giving your plan or your version to the people. Correct. And create some guardrails. यार ये तो करना है, नहीं पता है कैसे करना है. I don't have to feel the burden of कि मुझे ही आंसर बताना है. So for example, internally हमने बोला है कि हमको organic traffic share, just making a random example, X to Y लेके जाना है. I have no idea कैसे करना है. But we want to bring our marketing costs down, etc. Paid channel कम करना है. That's something that I outlined for them कि यार 3 साल में
Can we make organic like 95%? Where is it coming from? It's an ambition. It's a vision, right? It's like it's not scientific. It's not some formula that I came up with. But the team is running with it. They're like, fine, this is a worthy goal. Instead of me trying to figure out what has to be done for that, they are doing things like optimizing Google business pages to the nth level, right? Nice. I don't think I could come up with that idea or solution even if I want to, right? And hundreds of similar such examples. So I think they've become a part of it. The other part of it, which I think is also very important, is that, we have a lot of us, especially me, we have in our nature कि हम अच्छी news बताते हैं, खराब news नहीं बताते, right? Which is, तो वो I feel कि वो vulnerable होना is very hard, but it's very important. It's extremely important. Not just in professional life, personal life में also, right? बच्चों से आप जैसे I was listening to a podcast where somebody was talking about कि कैसे COVID में one of the challenges is that parents are not telling kids what has happened to the relatives. Somebody has died, right? And they're making up stories कि uncle has gone for a trip, he's gone to God, and he's gone for a vacation, whatever, right? You're basically, what are you doing? You are basically training children not to be ready to handle the bad news. It's not that कि आप कब तक protect करोगे? This is life. There will be ups and downs, there will be highs and there will be massive lows too. You can't help it. So it's the same in business. आप try कर लो protect करने की, it's futile because they know. And worse is because you're not communicating, they know the worst version of it. Yeah. The most gossipier, the most dirty version of it. So you might as well sort of go and talk. Go clearly, discuss kar lo. This is the part of, and especially, when companies are short on runways, they are like even more sensitive, right? I've seen some. In fact, अगर आप जाके बता देते ना, so they would have come up with 10 ideas on how you could cut the runway. जब आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बना लिया और किसी को आप बता नहीं रहे हो, how can anybody help you even if they want to? So I feel कि वो जितना आप शेयर ज़्यादा करते हो उतना बेटर है ना. सम पीपल आर्ग्यू कि शेयर कर दोगे तो डेटा लीक हो जाएगा, जो होता भी है न्यूज़ में, राइट? वो ट्विटर पे आ जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़, वी हैव द फाइनेंशियल्स एंड बट फिर उस पर हम लोग यही सोचते हैं इंटरनली, यार वो 1% बैड एप्पल्स के लिए 99% पे ताला लगा देना ऑन इन्फॉर्मेशन थोड़ा अनफेयर है. हम अपना ही काट रहे हैं. एक्चुअली फॉरगेट अबाउट फेयर और अनफेयर टू देम. जो आप आई थिंक ब्रॉडर स्केल पे करने की कोशिश, नाउ एज आई एम थिंकिंग अबाउट इट, जो आप ब्रॉडर स्केल पे करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि आई एम बिल्डिंग इट इन पब्लिक सो दैट पब्लिक कैन गिव मी फीडबैक. जो आप इलॉन मस्क, आई थिंक आई एम एटलीस्ट डूइंग दैट इंटरनली. द मोर आई शेयर, द मोर फॉरवर्ड looking I share with them, the more clarity I give, at least internally. So then everybody is building it with me, as opposed to I thinking I am sort of my God here, giving instructions and doing things. एक है ना, बहुत आप jargon सुनते हो, org chart बनाओ, right? Organization chart बनाओ. एंड जब तुम नया स्टार्टअप करते हो तो नहीं पता होता है सब. तुम्हें बस पता है यार धंधा बनाना है, कैसे बनाना है, देख लेंगे, कर लेंगे, राइट? तो अब मैं मेरी एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूँ, तो काफ़ी लोगों को क्लियर होगा कि तुमने कुछ ट्राई करने की कोशिश करी, तुम्हारा आइडिया था और वो हो गया, तो तुमको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया. अब तुम चाहते हो कि यार ये जो मैंने 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ करा, ये मैं 200 करोड़ करूँ, राइट? दैट्स माई एम्बिशन. तो मैं इसके लिए कौन लोग हायर करूँ, कैसे ऑर्ग चार्ट बनाऊँ, क्या होता है, लाइक व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? बिकॉज आई एम श्योर व्हेन यू वर ग्रोइंग योर कंपनी, तो बोला था कि चलो ये डीलर्स हमको मिल गए, हमको पता है कि डिमांड प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई प्रॉब्लम है, अब इसको स्केल करना है. हमने एक पेट्रोल पंप पे बैठ के तो हमने बढ़िया बना दिया, 40-50 गाड़ियाँ बिकवा दी. अब 5,000 कैसे करें, 50,000 कैसे करें, राइट? तो दैट्स अ क्वेश्चन, बट यू डोंट हैव एन आंसर कि मैं फाइनेंस वाला लेके आऊँ कि HR लेके आऊँ कि वो हायर करेगा, टैलेंट एक्विजिशन, किसको लेके आऊँ, सेल्स लेके आऊँ. सो इट्स सच अ डिफिकल्ट पोजीशन टू बिल्ड एन ऑर्ग चार्ट. करेक्ट. कैसे बनाते हो कि तुम्हें कौन से बंदे चाहिए, किस टाइम पे, ये कैसे डिसाइड होता है? सो आई टेल यू माई अप्रोच. मैंने तो किताबें नहीं पढ़ी इस टॉपिक पे कभी. मे बी आई शुड. मैं पढ़ी नहीं, आंसर मिला, ठीक है, नहीं आंसर मिला कोई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. सो आई टेल यू, मैंने कैसे सोचा. what I thought is कि I want to work with people who I am extremely comfortable with, right? That is like the most important criteria for me. कि भाई ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करना है as my core group. पहले 4-5 लोगों का था, फिर 20-25 लोगों का, जिनके साथ मैं कोई भी बात कर सकता हूँ,
कोई भी बात करने का मतलब ये नहीं कि आई टेक देम फॉर ग्रांटेड या मैं उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहा हूँ. रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई शुड बी एबल टू टॉक अबाउट एनी थिंग एनी टाइम. अगर वो मुझे 12 बजे फ़ोन करे, मुझे ये ना कहे ये क्यों फ़ोन कर रहा है. So that is the very first thing I optimize for, because I have been in situations where, not to the fault of the person, I have not been very open with that person. और होता है, जैसे कुछ लोग आपके दोस्त बनते हैं, बहुत करीबी बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं. Now you can try and put some logic to it, but I don't think it's force fitting. Yeah. Right? So it is what it is. Vibe match होती है, नहीं तो नहीं होती. Vibe match होती है, नहीं होती है, and it's very hard to tell. कब होती है, कब नहीं होती है, right? So I focus on that vibe. Okay. I think that's the right word you put in. कि भाई वो right vibe match हो रही है, नहीं हो रही है. That's sort of my one of the very important criteria. The second criteria is कि ये भाई इसको business model पे belief है या नहीं है. So मैं interview जब किसी को final कर रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल उल्टा चला जाता हूँ कि भाई अगर ये कंपनी नहीं चली तो क्या करेंगे. Why do you think there are 10 reasons we will fail? Right? To see कि भाई ये बंदा बोलता क्या है, react क्या करता है. And third, I think it was my influence from McKinsey and Sequoia कि यार journalist hire कर लो हर चीज़ के लिए, right? So I focused on hiring journalist. Now there are areas like finance, for example, right? You need a specialist who has done it. But for a lot of things, including marketing, etc., I feel you can get away by hiring, and then you may hire specialists under them. Yeah. But there are areas that are fundamentals are easy to understand. There are areas where fundamentals might be a little harder to understand. Eventually, finance में भी आप समझ जाओगे, coding के भी समझ सकते हो. But then there are areas जहाँ पे आप so for areas like sales, marketing, business development, product, इन सब में हम आज तक largely generalist ही hire करते हैं, who may or may not have any background in that area. With the belief कि देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर ये लोग सवाल पूछे करेंगे तो ये सीख जाएंगे. So interestingly, I have never focused on sort of hiring for the skill. I have focused more on hiring for the will, for the vibe, and whether they will be in it with me for long term or not. Right? Interesting. Instead of focusing on the skill, let's focus on the will. क्या बात है. ये ट्वीट हो गया मेरा ये McKinsey में सीखा था मैंने. वहाँ पे वो एक हमेशा बात करते थे skill will 2x2. Okay. That there are people who have high skill and high will. भाई पकड़ लो. Right? ये तो मतलब gold है. Right? And then there are people who are high skill and low will. आप क्या करोगे उनके साथ? Right? Because and that will is specific to you. जैसे मैं आपको बोल रहा था कि भाई मैं किसी स्टैनफोर्ड वाले से मिला, ब्रिलियंट गाय, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, sheer brilliance, right? But if that girl is not interested in my business, then how will she ever have the will to work on it? Yeah. So मैं क्या करूँगा स्किल का, right? And obviously low will, low skill तो भागो, right? But low skill, high will, like I go for it all the time, right? If I find somebody who is taking time to get into getting to speed, but if they have a high will, internally we persist for full year or more. So कोई knee jerk reaction नहीं कि भाई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने तुम्हें दे रहे हैं, ट्राई कर लो, right? Like just keep on persisting with that person. Give them the space because they have the will, they are putting effort, right? तो आप भी लगे रहो उनके साथ, right? I think it's ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ना अपना अपना स्किल विल का एक वर्जन है. Yes. जैसे वी हैव दिस वर्जन, मैं इंटरनली ऐसा करता हूँ, मेरे बिजनेस कोच ने बताया था ये कि कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट. तो हर इंसान को कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट के 2 स्केल्स पे जज करो. हाई कॉम्पिटेंट, लो कमिटमेंट नहीं चाहिए भाई. तुम में बहुत टैलेंट है, बहुत कॉम्पिटेंस है, लेकिन कमिटमेंट लेवल तुम्हारा लो है कि हाँ कर लेंगे, नहीं चाहिए. ये वही हो गया, सेम सिमिलर. हाई कमिटमेंट, लो कॉम्पिटेंस चलेगा, राइट? बट अगर हाई कॉम्पिटेंस, हाई कमिटमेंट तो बिल्कुल ही गोल्डन. सो ट्रस्ट दैट. एंड देन आई रेड दैट इन अ बुक बाय साइमन साइनेक एज वेल. उसमें भी वो बोलता है कि नेवी सील है, उसमें आर्मी, राइट? अब इट्स मतलब एक कंट्री के बॉर्डर पे तुम जा रहे हो और कंट्री को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो, तो उसकी टीम कैसे बनाओगे? तो उन लोगों का भी था टैलेंट एंड ट्रस्ट. तो उनका भी 2x2 का टैलेंट एंड ट्रस्ट होता था कि हाई टैलेंट हाई ट्रस्ट गोल्डन, करेक्ट. लो टैलेंट हाई ट्रस्ट ले लो, अगर ट्रस्ट नहीं है और हाई टैलेंट है
तो फंस गए, बहुत बुरे फंस गए। और उस टाइम पे क्रिटिकल सिचुएशन में करोगे क्या उसके साथ? एग्जैक्टली, इफ यू कांट ट्रस्ट द पर्सन। इज लाइक इज गोल्डन शूटर, वो एकदम एस है, वो कहीं से भी दूर से देके शूट कर सकता है, बहुत बॉडी उसकी है, फिट है, सब है, लेकिन उसमें तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो तुम क्या उसका वॉर पे जाओगे? नहीं जाओगे। करेक्ट। सो बिल्डिंग अ कंपनी इज लाइक गोइंग टू अ वॉर अगेंस्ट योर प्रॉब्लम्स। करेक्ट। तो अगर तुम्हें वॉर पे जाना है तो यू नीड high level trust people instead of talent. And which is where I really focus on having people for as long as possible, because compounding in life always happens on the latter part of anything, right? चाहे आप revenue build कर रहे हो, like I have seen like my team members growing, and I have like personally I feel like, you know, एक चीज हम internally discuss करते हैं that one of the things that is keeping us going after this is 9th year now, and will keep us going for next 20 years also, is that every start of every year we feel highly confident कि इस साल तो हम फोड़ देंगे, right? और and अगले साल जब when we reflect back on the past year we feel कितने बड़े गधे थे हम, right? And it happens every year, right? Now when we look at, in fact मैंने अभी recently टीम को एक you know, अपने साल के शुरू में जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने टीम के लिए एक स्लाइड बनाई थी, जो मुझे कल मेरा एक यू नो कॉलीग वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट। मैं उसको यही बोल रहा था, मैंने उसमें स्लाइड में यही डाला था कि यार पिछले 8 साल में, राइट, अगर आई लुक एट 2015 and 16, आई जस्ट कांट बिलीव दैट हम इतनी दूर आ गए, बिकॉज we had absolutely no idea of anything. We just, in hindsight now, I feel so much wiser, so much better. But then I can't not ignore कि कितना लक था उस टाइम पे that I came here. And मैं उनको यही बोला था कि but we can't keep riding the luck all the time. So I would believe that we have already rode a lot of our luck. और भाई अब तो मेहनत से ही आगे बढ़ना है, ये लक कभी आपकी तरफ तो उल्टा भी आएगा। तो भैया मेहनत करो, सबको जम के जो है खूब सारी मेहनत करनी है, बट वो कंपाउंडिंग बाद में होती है। एंड लाइक आई सी विद माई टीम मेंबर्स, यू नो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, दे आर जस्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। दे कैन हैंडल द ब्लडिएस्ट ऑफ ब्लोज, दे कैन हैंडल द वर्स्ट ऑफ न्यूज़, दे कैन बी काम इन द मोस्ट इनसेन situations, and that you can't expect somebody who's joined you 6 months, 1 year, 2 years ago. So I really optimize for trying to, you know, have a team for really long term. And abhi IPL mein, this is one of the takeaways that's coming out for Dhoni. Yeah. Right? If you look at his team, it's really long term. So main wo dekh ke that sort of just getting reinforced for me even more, that maybe this is one of the things that work really well for them, that they're not changing players, forget match from match, they're not changing season to season. You know, coaches भी सेम चले आ रहे हैं, you know, management भी सेम चली आ रही है, कैप्टन भी सेम है. That consistency over a long period of time is hard to it's impossible to quantify, but just magic happens later in compounding. तो माही भाई है, अलग लेवल है, उनका क्या फॉर्मूला है वही जाने, but it's he's made everybody his fan. Correct. You met Dhoni and धोनी ने अभी में इन्वेस्ट किया, राइट, एंड ही हैपेंड टू बी क्लोज एसोसिएट विद यू गाइस. टेल मी, धोनी में सबसे ज़्यादा एडमायरेबल चीज़ क्या है? बिकॉज आप इतनी क्लोजली उनके साथ किया, राइट. मैं तो टीवी से देखता हूँ, तो कैप्टन कूल जो दुनिया बोले, राइट, एक एग्री. आई एम अ बिग फैन ऑफ धोनी. मतलब मुझे इनफैक्ट इतनी टाइम में अपने आप को आई हेट समटाइम्स एंड आई डोंट वॉच IPL, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मुंबई को, और मुंबई वैसे धोनी मैच है, तो हम यार मैं चाहता हूँ कि मुंबई जीते, बट माही कैसे हारे. इट्स राइट. तो आई एम अ बिग धोनी फैन, लाइक ब्लाइंड फैंस नहीं होते वैसे टाइप. करेक्ट. सो यू हैव बीन वेरी क्लोज विद धोनी. सो व्हाट डिड यू नोटिस कि माही की, मतलब धोनी की या माही भाई की लीडरशिप स्टाइल कैसी है? आई थिंक, यू नो, यहाँ सबसे खास बात क्या है? आई थिंक द ओनली टाइम आई हैव मैनेज्ड टू कैच होल्ड ऑफ हिम इज जब वो एड हमारे लिए शूट कर रहे होते हैं. द थिंग दैट स्ट्राइक्स मी एवरी टाइम इज humility is at another level humble guy, right? Like last time, for example, when we met him, you know, my wife also came along, you know, my co-founder's wives also came along, and the shoot was getting delayed, right? So he got few pictures taken, and then the director told him कि माही भाई आ जाओ, शूट खत्म करना है, अंधेरा हो रहा है. He made it a point to say कि मैं ये एक शॉट देके प्लीज, सॉरी, मैं शॉट देके वापस आता हूँ, मैं फिर फोटो खिंचवाता हूँ. He didn't have to do that. You will understand that the guy is busy. And at that immediate moment, I thought about कि मैं कितनी बार, you know, when I go to, we have these reconditioning centers जहाँ पे हम गाड़ी को recondition करते हैं. You know,
I go in, do a meeting, and then I have to go for the next meeting. So मैं वहाँ से निकल के चला गया. There are so many people who come and say hello to me, and I do say hello to them. But I didn't. Maybe I should take half an hour out, 15 minutes out, and just stay with them for 10 minutes because that's incredibly valuable to them. If it could mean so much to me and my family to meet Dhoni is an idol for all of us. Imagine at some level, I mean, not comparing myself to Dhoni, but at some level, your team members, your employees, especially your front line, they want to see you, they want to hear you, they want to shake your hands, and just spend like 2 minutes with each person. Just ask them, family mein kaun hai, ghar pe kaun hai. He does that. It's incredible how humble he is. हमने उनसे पूछा आप कहाँ रुके हुए हो, तो he said अपने दोस्त के साथ. You know, you would expect some fancy hotel, presidential suite. You know, I asked him, I had heard somewhere that I heard you sleep on the bed, on the floor. He said, yeah, I mean, it's good for my back. And anyway, up to, you know, with my daughter and wife, I don't get any space on the bed. So, you know what I mean? Like, extremely humble, shares his stories. I asked him that, you know, you have like, you know, in your team, you had superstars, right? So like, how do you sort of get everybody along? And he would sort of spend 5-10 minutes explaining how he thought about it, very patiently, slowly, not saying कि भैया क्या पूछ रहे हो, मेरे पास time नहीं है, I have to go. So extremely humble guy. That's the first thing that, and I think that's one of the reasons, because that subconsciously, you know, comes out of him all the time. Yeah. It's incredible. Like I took that lesson that, boss, you know, I could be 100x more humble and I'll still not reach his level. Okay, tell me, धोनी क्यों? इतने सारे दुनिया में celebrities हैं, इतने बड़े बड़े celebrities हैं, right? Why specific महेंद्र सिंह धोनी को क्यों अपना brand ambassador बनाया? आप विराट कोहली को जा सकते थे because उस टाइम पे booming हो रहा था, right? Probably ज़्यादा value हो सकती थी, कम value हो सकती थी, I don't know, but अंडर वैल्यू एसेट उस टाइम पे मिल जाता, राइट? विराट कोहली बन रहा था. आपके ऑप्शंस बॉलीवुड में थे, शाहरुख खान बन सकता था, राइट? या अमिताभ बच्चन हो सकता था अगर ट्रस्ट वाला काम है तो. महेंद्र सिंह धोनी क्यों? Actually, we ran a survey internally. So there was a huge debate, right, amongst various cricketers or Bollywood celebs. We actually ran a survey inside with our front line, right? Because, you know, obviously corporate mein to there were a lot of strong opinions. And unanimously it was Dhoni. So, you know, like what public voting, and you see that every IPL, you see that, right? Even today, you look at the news, what people are tweeting. You know, there are lots of stars and people who are extremely talented, but the most loved is him, right? You know, if you can make list of highest wicket takers, highest run getters, most talented. He may or may not now feature on those lists, but where he will always feature is the most loved one, right? And not just today's generation, but across generations of cricketers. So I think like जब हमने वो अपने सर्वे के रिजल्ट देखे, we were very clear कि अब कोई डिबेट ही नहीं है इस पे. He just stood out, and by a big margin, not by like a small. So in 2019, there was a trust index done. There was a survey done in country India, right? कि कौन से celebrities हैं जिनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने से आपकी सेल सबसे ज़्यादा बढ़ती है या आपकी ब्रांड की फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट? तो उसमें लिस्ट आई थी टॉप 10 की. नंबर 1 वाज महेंद्र सिंह धोनी. नॉट सरप्राइज्ड कि उस टाइम पे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ये सब महेंद्र सिंह धोनी के बाद में. महेंद्र सिंह धोनी का ट्रस्ट इंडेक्स वाज 93%. कि अगर 100 लोग महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करते हैं और अगर उसमें से धोनी बोलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, 93 लोग मान लेते हैं कि यार अच्छा होगा, भले खरीदे नहीं खरीदे, बट 93 लोग मान लेते हैं. और सबसे ज़्यादा सेल्स इम्पैक्ट भी जब महेंद्र सिंह धोनी को आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो तब आता है. तो आई थिंक माही सिग्निफाइज ट्रस्ट. Trust and most loved. I mean, even this morning I sent what Hardik Pandya said in the post match, right? That if I have to lose to somebody, it has to be Mahendra Singh Dhoni. I don't mind losing to this guy at all. ऐसा आप किसके लिए बोलते हो? You never say. You always say that the other team played better than us. Yeah. Right? That's the most common statement, respectfully accepting the defeat. But the way he said it, you know that there is incredible admiration, right? There is. एक क्लिप भी वायरल हो रही थी गुजरात के मैच के पहले, गुजरात और चेन्नई के फाइनल्स के पहले एक क्लिप वायरल हुई थी. Have you seen that clip? I'll send you. I have not. I'll send you. उसमें होता है
कि हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी के साथ है, माही भाई इस बार ना IPL में गुजरात और चेन्नई पहुंचेगी फाइनल्स में और मैं आपको हराऊंगा माही भाई, देख लेना माही भाई मैं आपको हराऊंगा। तो वो क्लिप बहुत वायरल हो रही थी कि दैट कॉम्राडरी, दैट ब्रदरहुड एंड द वे इट लुक्ड लाइक कि एक जूनियर है ना सीनियर को बोल रहा है देखो अब मेरा टाइम आ गया है, मैं आपको करूंगा और अपन दोनों ही फाइनल्स में जाएंगे और मैं आपको ही हराऊंगा। एंड अब कल रात से ना वो क्लिप का उल्टा चल रहा है कि we won the respect for Hardik Pandya, but Mahi Bhai is Mahi Bhai. It's just happened that way. People like him, and I'm blessed to have some other people in my life from whom the single most important thing I've learned before, talking about this fancy language of what it takes to be a leader, just be a good person with people around you. Right? It's just so important. Respectful hona. The respectful hona doesn't mean you can't be aggressive. Yeah. But you can't be disrespectful, right? Those are two very, very different things. You can be very aggressive about what you want, bade number karne hai, 200% growth karni hai, but you can still be highly respectful. Don't make people feel bad about themselves. Yeah. Having empathy when somebody needs something, just sort of trying to go out of the way, even if you have a super busy schedule, to at least call them and ask them if there's anything you could do. Choti cheeze, like, just putting them before you. I mean, if you create a happy environment, people will deliver, right? I mean, and we've in this pursuit of building बड़ा धंधा बनाना है, fast grow करना है, we often forget कि हम सब पूरे time इंसानों से deal कर रहे हैं. And humans want human affection. So that's one thing we now, like I personally and my team members, we try to focus on that. How do we create a happier environment? And happier is not कि भाई कुछ मैंने इंगेजमेंट का बजट बढ़ा दिया, पार्टी का बजट बढ़ा दिया, या बाहर की ट्रिप कर दी, या स्नूकर टेबल लगा दिया एंड सो ऑन. इज लाइक यार ऑन अ डे टू डे बेसिस यार सामने वालों को लगता है कि आई रियली केयर अबाउट दैट पर्सन और नॉट, जेन्युइनली आई केयर अबाउट यू और नॉट, राइट? नॉट कि आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे इट, बट आई जेन्युइनली केयर यार कि तुम अच्छा करोगे, तुम खुश होगे, हम सब अच्छा करेंगे, राइट? एंड if forget anything else, you want to have happy memories through this journey. We're giving our lifetime to this. इसके ऊपर एक फॉलो बताता हूँ. तो मैंने पॉडकास्ट बनाया था पॉलीगॉन के फाउंडर के साथ, एंड आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. एंड उन्होंने बोला कि मैं ना अपनी टीम से हर महीने किसी ना किसी से चलते हुए बात करता हूँ, मज़ा आ रहा है. दैट इज माई रिव्यू क्वेश्चन. मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते हैं कि अगर नहीं आ रहा है तो चलो बात करते हैं, आ रहा है तो बढ़िया है. Correct. मैं दूसरे से बात करता हूँ. करेक्ट. सो व्हाट यू आर सेइंग, क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट. करेक्ट. वो इतना अच्छा लगा मुझे लेसन कि यार भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं बिल्कुल. ग्रेट क्वेश्चन टू आस्क. इट्स सो सिंपल, सो इजी. एंड एक और लेसन है विच आई हैव फॉलोड इन माई लाइफ. आई डोंट नो कैसे इंसाइट आया, बट मैंने स्टार्ट किया फॉलो करना कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई टारगेट है, मान लो किसी टीम मेंबर से नहीं हुआ, राइट? तो और आप डायरेक्टली गुस्से में होते हो आप, क्योंकि इतने हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में होते हैं, तुझसे नहीं होगा, छोड़ यार, तू रहने दे. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन स्टार्ट सेइंग यार नहीं हुआ ना, कैसे होगा ये बता. करेक्ट. तो इसमें दो चीज़ होती है. जो करने वाले होते हैं, करेक्ट, वो दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे, कर देंगे. करेक्ट. और जो नहीं होते हैं ना, वो खुद ही छोड़ देंगे. करेक्ट. You don't have to belittle them. Exactly. You don't have to be like, उनको तुम्हें इंसल्ट नहीं करना कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे तो हो ही नहीं रहा है, तुझमें टैलेंट नहीं है, क्यों हायर कर लिया, क्या कर लिया. और यूजुअली हम ऐसे वर्ड्स इनडायरेक्टली बोल देते हैं, हमारे मुंह से निकल जाते हैं, और दैट इज द सैड पार्ट. तो जब से मैं इस पे शिफ्ट हुआ कि तुझसे नहीं हो पाएगा वर्सेस नहीं हुआ, अब अगली बार कैसे करेंगे ये बता. करेक्ट. Things have shifted drastically. Just one word. Such a simple change in the tone and the language and the attitude, and I agree, it's such a powerful change in the behavior that people experience. आप यूएस में रहे हो, आप इंडिया में रहे हो, आपने यूएस के बिजनेसेस देखे, इंडिया के देखें, अब आपका बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में है, राइट? तो इंडियन कस्टमर्स में ऐसा क्या डिफरेंट है बाकी दुनिया के कस्टमर्स में, ऐसा कुछ नोटिस किया, इनसाइट? इंडियन कस्टमर्स आर definitely more demanding, right? Okay. We are right now in UAE, Thailand, Australia. Obviously, Mehul runs international countries, so I have not spent time in Thailand, but UAE और Australia में मैंने spend किया है, and the implicit trust is a bit higher. I'm not saying it's absolute, they trust you fully, but implicit trust कि भाई ठीक है, कोई कंपनी है, मैं गाड़ी मंगाऊंगा तो अच्छे से आ जाएगी,
ढंग से चलेगी, उसमें कुछ कुछ देयर इज नो समथिंग दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट द स्टार्टिंग पॉइंट इज ट्रस्ट कि ठीक है सही होगा, कुछ स्क्रू अप होगा तो आई एम श्योर कि ये कंपनी चीज़ें ठीक कर देगी. इंडिया में इट्स उल्टा, द स्टार्टिंग पॉइंट इज मिसट्रस्ट स्पेशली, एंड इट शुड बी. यार आप गाड़ी खरीद रहे हो, यूएई ऑस्ट्रेलिया में कार ओनरशिप इज़ वेरी हाई. हर किसी के पास कार है, वो कई बार खरीद के बेच चुके हैं. इट्स समथिंग, it's a big deal, but it's not the biggest deal. In India, car is the biggest deal. So just people start from that point of view कि भाई what is the catch, right? So just like जब हम I can't tell you हमारी वेबसाइट पे हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंडिया में जिससे हमारा फनल इम्प्रूव हो जाता है, राइट? आपको कि इन चीज़ों से कैसे, लेकिन आपका वैल्यू प्रोपोजिशन अगर फर्स्ट फोल्ड में नहीं दिख रहा, पहले नीचे दिखता था, ऊपर किया कुछ परसेंटेज पॉइंट से फनल इम्प्रूव हो गया. So, those also reinforce कि यार apart from price and offer, just that कार खरीद रहा है, value, trust build करना और उसका proof देना is becomes very important, and you should come across as genuine. ज़्यादा salesy हो जाओगे तो फिर एंटीना खड़ा हो जाएगा. So, in those countries, that has been an easier part, where just getting the people to do the trial is easy, and because you get the trial done, then all you have to do is not screw up. यहाँ पे, you don't get the permission for the trial until you sort of give them enough confidence that I am worthy of your trial, please try me. So I'll tell you something, maybe you'll agree, this is what I've noticed कि इंडिया में ना पहला कस्टमर को ट्रस्ट कराना बहुत डिफिकल्ट होता है. और बाहर की कंट्रीज में पहले कस्टमर को ईजी होता है लेकिन दूसरे को डिफिकल्ट होता है. क्योंकि इंडिया में जब पहली बार आपने किसी को ट्रस्ट करा दिया तो अपने सारे दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने मोहल्ले को, हर किसी को अरे इसी से लेना, वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस इतना स्ट्रांग होता है कि बस आप पूरे उस गली के आप ही हो, राइट? तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बढ़िया होता है. इंडिया में फर्स्ट ट्रस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक बार आपने ट्रस्ट करा दिया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है वर्सेस अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज में इतनी जल्दी नहीं ट्रैवल करता. उधर हर एक इंडिविजुअल आपको इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर है. इंडिया में कम्युनिटी, इंसान, फैमिली, आपने एक को कर लिया, देखो फिर that's an interesting one. It works, right? Somehow, partially let this is true. Okay, last question. Which industry do you feel कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले next 10 years में? अगर आप आज होते, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं मोस्टली आर एंटरप्रेन्योर्स वांट टू डू समथिंग, जो ड्रीमर्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपना करना है या किसी इंडस्ट्री में काम करना है या जॉब में सबसे ज़्यादा प्रमोशंस चाहिए या अपना करियर बनाना है, तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि अगले 10 साल इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी? मैं अगर इसको उल्टा सोचूं तो ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी? आई थिंक आंसर है सब में तो ग्रोथ होने वाली है, राइट? आप कुछ भी पकड़ लो. एंड आई थिंक जब मैं मैकेंजी में था उस टाइम पे एक बहुत फेमस मैकेंजी की, एटलीस्ट हमारे इंटरनली फेमस थी, बाहर फेमस थी नहीं, रिपोर्ट कॉल्ड द बर्ड ऑफ गोल्ड, विच वॉज ऑल इट टॉक्ड अबाउट. एंड आई थिंक आज भी किसी भी स्टार्टअप की प्रेजेंटेशन में पहला स्लाइड यही होता है कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा, राइट, इतना है और हम चाइना से इतना दूर हैं, तो अभी तो इन्फ्लेक्शन कर्व आने वाला है, अब आया, राइट? बट देखो आना तो है. एंड आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. इट इज ट्रू फॉर कार्स. वी हैव 2%, 3% penetration of cars in India, right? US में it's probably 85-90%. कुछ भी ले लो, फार्मा को ले लो. मैं एक दोस्त से उसके फार्मेसी बिजनेस के बारे में बात कर रहा था दिल्ली में. ही वॉज टेलिंग मी, आप सोचोगे फार्मेसी जैसा बिजनेस, आप सोचोगे यार ये तो इसमें क्या होगा करने के लिए, आपने एक दुकान लगाई उसमें आप बेचने लगे हो. ही गेव मी सो मेनी इनसाइट्स, देयर इज सो मच टू डू on the front end, on the back end, on the distribution, on the generics. I was like, wow. So I think if I invert the question, I don't think there is anything. Even the most boring manufacturing, we are seeing so much action, right? That contract manufacturing India में आ रही है, make in India हो रहा है. Startups are coming with interesting ideas that we can sort of do cloud manufacturing for you. आप हमसे मैन्युफैक्चरिंग करा लो, हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, but we will do all the grunt work of finding. So I think this is the best time. I think next, not just this, but 10, 20, 30 years for our generation and the generations coming. I think we're fortunate to be born in this time. आप कुछ भी pick कर लो, there is something. I mean, मैं तो recycling industry में of sorts, right? But then there are companies I've come across, again through friends and family, जो मतलब who are buying, scrap consumer durables, fridges, refrigerator, उनको फिर वो एक फैक्ट्री में ले जाके उसको श्रेड करके उससे मेटल निकाल के बेच रहे हैं, उसमें टेक लगा रहे हैं,
हर जगह है अपॉर्चुनिटी. Everything has opportunity. The sector you are betting is India. Sector I am betting on India. Yeah, absolutely. I think India में everything has an opportunity. Interesting. Thank you so much. Thank you so much. It was an insightful conversation. I want you to come back to a podcast again. And I really want to spend more time on competition and marketing and a lot of other sectors. I really hope you enjoyed. तो आप वापस आओ और 2-3 एपिसोड बनाओ because I feel like I could talk to you forever. Thank you. I love doing this. Hope to do this again. Thank you so much. Thank Done. you.